प्रभा खेतान फाउंडेशन और नवरा स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स द्वारा आयोजित और श्री सिमरन द्वारा प्रस्तुत कलम की 45वीं कड़ी में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे लेखक अतिथि हैं डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। मौरानीपुर झांसी उत्तर प्रदेश के जन्मे डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मेडिकल कॉलेज रीवा एमपी से ज्यादातर विषयों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया और भेल भोपाल के कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में 3 दशक से ऊपर सेवाएं देने के पश्चात हाल ही में शीर्ष पद से सेवानिवृत्त होकर अब भोपाल के विख्यात नोबल हॉस्पिटल में मेडिसिन के विभाग के अध्यक्ष हैं। वे स्कूली दिनों से ही लिखने लगे थे, परंतु विधिवत लेखन प्रकाशन की शुरुआत 70 के दशक में धर्मयुग से की। प्रथम उपन्यास नर्क यात्रा, जो भारतीय चिकित्सा शिक्षा तथा व्यवस्था पर है, अत्यंत चर्चित रहा। इस पर फिल्म प्रस्तावित है। इसके बाद बारहमासी, मरीचिका तथा हम न मरब जैसे अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास आए। बारहमासी पर एक मेगा टीवी सीरियल शो और हम न मरब पर फीचर फिल्म बनने का भी कार्य चल रहा है। ज्ञान चतुर्वेदी जी हिंदी व्यंग में बरसाई के बाद की पीढ़ी के अप्रतिम स्थान रखते हैं। इंडिया टुडे, राजस्थान पत्रिका, लोकमत समाचार, शुक्रवार तहलका तथा ज्ञानोदय में नियमित स्तंभ लेखक कर उन्होंने अपना बृहद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पाठक वर्ग तैयार किया है। अब तक लगभग 1000 व्यंग रचनाओं का प्रकाशन, प्रेत कथा, गंगे में मुर्गा, रंदा, मेरी 51 व्यंग रचनाएं, प्रतिनिधि व्यंग, खामोश नंगे हमाम में हैं, प्रत्यंचा जैसे कई लोकप्रिय व्यंग संग्रह हैं। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी कई पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय व्यंग सम्मान हिंदी अकादमी, यश भारती सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार, अमेरिका का प्रतिष्ठित ढींगरा फाउंडेशन अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय इंदु शर्मा कथा सम्मान लंदन, गोयनका अवार्ड, शरद जोशी स्मृति सम्मान से सम्मानित हैं। भारत सरकार द्वारा 2015 में पद्मश्री सम्मान से विभूषित है। आपका पटना के कलम के स्थान पर स्वागत है। इनसे बातचीत कर रही हैं पटना की रानी सुमिता। आपको मंच पर आमंत्रित करते हैं। रानी जी स्वतंत्र पत्रकारिता कर रही हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विषयों पर आलेख कई अखबारों में प्रकाशित हैं। इसके अलावा इनकी कविता और कहानी संग्रह भी प्रकाशित हुई हैं। आकाशवाणी, एफएम और दूरदर्शन पर लगातार इनकी भागीदारी रही है। आप दोनों से अनुरोध है कि बातचीत शुरू की जाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद अन्विता जी। मैं ज्ञान चतुर्वेदी सर का बिहार की धरती पर बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो मैं बिहार पहली बार आ रहा हूँ। मैं सर को बता रहा था, क्योंकि पटना आया ही इस लिहाज से भी था कि मैं बहुत नाम और बदनाम दोनों तरह से सुन रखा है। कोई देखे तो यार क्या चीज है, और पूरा हिंदुस्तान घूम लिया। मैं इस तरफ संयोग ऐसा बना ही नहीं कि मैं कभी आता। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरे को इस बहाने से मैं इस धरती पे कदम रख सका और अद्भुत लोगों से मुलाकात का मौका दिया मेरे को। धन्यवाद सर। मैं इसे अपना सौभाग्य मानती हूँ कि मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला। ये सचमुच मेरे अप्रत्याशित था। आपने कहा था कि आप खूब उल्टे सीधे भी ऊपर जितने आप मुझे कॉर्नर करने वाले सवाल हैं वो पूछिए, ताकि तब बातचीत में मजा आए। जी सर। तो रूटीन आप क्या करते हैं और आप कैसे डॉक्टर हैं और आप डॉक्टरी और प्रोफेशन के बीच में ये बहुत सवालों के जवाब देते थे, थक चुके हैं ना। लेकिन सर पटना में पहली बार है तो ये प्रश्न तो बनता है कि आपने लिखा है, खूब लिखा है
और बहुत खूब लिखा है। तो इतने आपके शायद 10 उपन्यास आ चुके हैं। नहीं, मेरे 6 आ चुके, 6 उपन्यास 6 पागल खाना को इंक्लूड करके, जी। और मैं 7वां बस फाइनल चल रहा है ड्राफ्ट, जो मैं अक्टूबर में दूंगा। उसका नाम अभी तक तय नहीं किया था, पर रास्ते भर भी सोचता आया क्योंकि मुझे इंडिया टुडे वालों को बताना था कि मेरा उस पर कुछ आर्टिकल आने वाला है, तो क्या उपन्यास है। तो वो मैंने एक उपन्यास जो 7वां लिख रहा हूँ, वो मैंने यूपी पर, मतलब हमारे बुंदेलखंड पर 2 उपन्यास लिख चुका। एक 12मासी था मेरा, जो बुंदेलखंड के व्यक्तिगत जीवन में जो माँ बाप के संबंध, एक सामाजिक स्ट्रक्चर पर, एक शादी के बहाने, एक लड़की की शादी होने वाली है और एक विधवा माँ है, उसके 3 लड़के हैं, एक मामा जी आया करते हैं, कैसे भी 2 लड़के से शादी हो जाती है, और पूरा उस बहाने से पूरे हमारे जो हिंदुस्तानी लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उनका के सपने देखने की ताकत और उनके सपने टूटना, और इसके बावजूद फिर भी सपने देखते रहना, ये उसकी कहानी थी पूरी। तो 12मासी और लोगों को बहुत पसंद इसलिए आई थी। उसमें एक माँ का कैरेक्टर था जो निरंतर लड़ती है, बच्चे खराब हो गए, 3 लड़के हैं, तीनों बर्बाद, तीनों से बड़े बड़े सपने थे, तीनों खत्म हो, तीनों ने कुछ नहीं किया। एक वैराग्य लेके चला गया, एक अपराध में फंस गया, एक जो अच्छा निकला वो घर छोड़ गया, उसने अपना डॉक्टर बन गया, उसने छोड़ छाड़ के कहीं और रहने लगा, माँ बाप से संबंध ही नहीं, ऐसा हो गया। तो वो जो माँ अकेली रह गई, फिर अब उसके जो सपने हैं वो नाती पोतों से लेके, क्या अब इनमें से कोई तो अच्छा निकलेगा, वो हारी नहीं। तो सपने देखने की जो ताकत है हमारे लोअर मिडिल क्लास में, वही तो जिंदा रखती है। मैं कहता हूँ बुंदेलखंड के गांव में भयंकर ह्यूमर, अगर उसमें हर लिखता तो हर कोई परसाई हो सकता है, सर जोशी होता, ऐसी बातें कर, ऐसी उनकी व्यंग्य की दृष्टि है। जो बस स्टैंड पर कट चाय पीता हुआ बैठा हुआ आदमी है, जो बिल्कुल एक मजदूर है, उसकी भी व्यंग्य की वो शक्ति है, उसकी बातचीत सुनिए, उसकी व्यंजनाएं देखिए, वो जो शब्द जो वाक्य बनाता है उनका आप देखिए कि उसमें कितनी जुमलेबाजी है। वो ऐसे लोग हैं। तो मैं हमेशा सोचता था कि ये लोग जो बिल्कुल शाम का खाना कहाँ से मिलेगा और कल क्या होगा, और ये इसके बावजूद इतने खुश हैं। तो मुझे बाद में लगता है कि ये भी इस तरह का खुश रहना भी एक हथियार है अंततः जिंदा रहने के लिए, वरना क्या है, वरना मैं जिंदा कैसे रहूं, कुछ बचा नहीं। तो ऐसे सपने भी देखना जिनके बारे में तय है क्यों टूटेंगे, जिनके बारे में तय है कि ये मेरा अधिकार नहीं है ये सपने देखना, मैं जानता हूं नहीं होंगे सपने, पर फिर मैं जीऊं कैसे। तो हमारा जो बुंदेलखंड का समाज है, जो तीसरा जो मैं उपन्यास लिख रहा हूँ, ये ट्रायोलॉजी हो जाएगी। आजकल ट्रायोलॉजी बड़ा फैशन होता है ना, तो ये ट्रायोलॉजी है बुंदेलखंड की, जहाँ बुंदेलखंड का मैंने एक लिया था, ये दूसरा हमना मारम जो है कबीर का, जो हमना मारम मरी है संसार। तो हमना मारम मतलब मैंने मृत्यु को लेके लिखा। एक बुढ़ा आदमी मर गया है, और जो उस समय जो रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, तो उन 6 दिनों की कहानी थी, और उसके बहाने से धीरे धीरे एक 80 साल का बूढ़ा मरा है, जिसके बेटे ही अब 60 और 58 साल के और 55 साल के हो रहे हैं, उनके भी बेटे जवान हो चुके हैं, एक बड़ा परिवार है, और बंटवारे की सुगबुगाहट शुरू होती है उस घर में, क्योंकि अभी वेट नहीं, कोई आदमी प्रतीक्षा को तैयार नहीं कि अब ये चले जाएं, इनकी आत्मा अभी तो भटक रही होगी यार, अभी कहाँ निकली होगी, अभी पूरे रिचुअल्स नहीं हुए। तो हमारे रिचुअल्स का खोखलापन और रिचुअल्स की डेप्थ दोनों की बात करना। आप कहते हैं कि आप गरुड़ पुराण, मैंने गरुड़ पुराण उसके लिए बड़ा ढूंढा था कि मुझे डेप्थ पे लिखना, मैं बिना गरुड़ पुराण को समझे मैं कैसे उपन्यास लिख सकता हूँ, वो कहीं मिलता नहीं था। फिर एक गीता प्रेस गोरखपुर की एक खड़ी थी, वैन खड़ी हुई थी, तो मैंने जाके उनसे पूछा साहब गरुड़ पुराण हुआ क्या, उन्हें कहा है। फिर मैंने उसको पढ़ना शुरू किया और मैंने उसको बड़े क्लेवरली इस्तेमाल किया। गरुड़ पुराण में जो चीजें हैं उनको मैंने एक उसमें संत महात्मा जैसा पात्र बना हुआ था, वो अपनी बातें कहता और दूसरा आदमी उसके कंट्राडिक्शन में मजाक करता। तो ऐसे करके मैंने हमारे गरुड़ पुराण में जो बातें हैं कि पापात्माओं को कैसे ले जाया जाएगा, कैसे उनकी ठोक पिटाई करते हुए जो दूत है वो लटका के ले आता है, उस पर से जो मैं बोल रहा हूँ जिससे वैतरणी
पार करने की जो एक वो होती है ना, कि गाय की पूंछ पकड़ लो तब पार करते हैं, हाँ, तो वो सारा चीजें मैंने फिर उसमें इस्तेमाल की। वो दूसरा था मेरे मन में, बुंदेलखंड का एक बहुत बड़ा पक्ष छूट रहा था जो बिहार का भी पक्ष है। मुझे क्षमा करिएगा कि बिहार का भी पक्ष है कि हमने अपराध को, दबंगई को और धोखा देने की कला, हमने सामाजिक स्वीकृति देनी थी। कब से यूपी का तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे समाज में एक स्वीकृति इस बारे में है कि अगर वो बाद में जब वो खुल जाता है, पकड़ जाता है, उसे कहीं जूते पड़ जाते हैं, फिर सब एक उसके विरुद्ध होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर समाज में ऐसे आदमी की अच्छी खासी स्वीकृति है। कोई उससे नहीं पूछता कि तुम कल तक कुछ नहीं थे, आज जो तुम्हारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तो बड़ा से एक मॉल बना के बैठे हो पटना में या हमारे वहां पे, तो कैसे? और कोई नहीं पूछता, सब बल्कि उसकी तारीफें करते हैं उल्टी। तो मेरे को ये मन था कि मैं अपराध जो, और ये क्यों हो रहा है, हमारा प्रशासन तंत्र, हमारी राजनीति, इन सभी में, इसको मैंने उसको पूरा फेलियर डिस्कस करना चाहा है। आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, आपके न्याय व्यवस्था का, आपकी तहसील और नायब तहसीलदार और कानून गो और पटवारी, और जो आपका सामाजिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो अपराध है, क्राइम, या एक कहेंगे कि आप गैर कानूनी काम की स्वीकृति, एक सामाजिक स्वीकृति, क्योंकि कुछ और तो कहीं से होगा नहीं। और एक जिसे हम ऑनर किलिंग कहते हैं, या ऑनर के लिए अपराध, कि हमारे मैं यहाँ से निकला और ये अछूत जो बैठा था ये बैठे रह गया, ये खड़ा नहीं हुआ। ये इतना बड़ा मेरे लिए धक्का है कि मैं 4 दिन सो नहीं पाऊंगा, कि मैं वहां से निकला और ये वहां बैठा रहा मेरे से खड़े होकर, उसने पाला ही नहीं। और ये आप तो इस बेचैनी से मैं निकल जाऊं तो आदमी हो जाऊं, और अगर इस बेचैनी से नहीं निकला तो मैं अपराधी हूं। फिर मैं उसके अक्कल ठिकाने लगा बैठा, ये इनके जो दिमाग खराब हो गए हैं, इनको ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इस पर मैंने ये उपन्यास लिखा है। मैं सोचता रहा नाम क्या होगा, तो मुझे अंततः लगा कि इसका नाम स्वांग होना चाहिए। जब तंत्र एक स्वांग में तब्दील हो जाए, जब हमारा सिस्टम है भी और नहीं भी है, दिखता है क्यों है, तो फिल्म में दिखता है कि है, पर होती तो नहीं है। ऐसे ही हमको एक न्यायालय का सेट लगा हुआ है जहां एक आदमी न्यायाधीश की एक्टिंग कर रहा है, सॉरी सर मुझे क्षमा करेंगे, है ना। और एक हमारा समाज का लीडर है और वो लीड कर रहा है, पर किस दिशा में लीड कर रहा है किसी को नहीं पता। उसको तो खैर खूब पता है कि वो कहाँ लीड कर रहा है, मुझे पता है कि इन्हें वहां नहीं ले जाना जहां मैं ले जा रहा हूँ, पर ले जा रहा है। तो ऐसे सारे लोग इकट्ठे करके तो मैंने उपन्यास स्वांग लिखा है। और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है कि इस उपन्यास का मैंने पहला नाम रखा था फिर भी जय हिंद, कि सब होते हुए हम कहते हैं जय हिंद, फिर भी जय हिंद, कि हम हर जगह हमें है, तो अभी भी जैसे अब चांद पर नहीं पहुंच पाए, तो देश एक दूसरे भाव में एकत्रित हो गया कि यार ये हमारे देश का काम था। तो हम एक भावना भी, एक राष्ट्रीयता भी है, और एक भयंकर एंटी नेशनल टाइप की एक्टिविटी मानूंगा मैं। अगर आप अपराध करते हैं तो आप राष्ट्रीयता से तो अलग हैं, पर ऐसा दोनों हैं हमारे यहाँ, तो दोनों बड़े हैं और पूरी शिद्दत से हैं। मतलब अगर मैं अपराध कर रहा हूँ, जो बदमाशी चल रही है वो पूरी शिद्दत से, और आज अगर आ जाए कोई ऐसी बात चीन पाकिस्तान और ये, तो हम उसमें भी पूरी शिद्दत से। तो एक अजीब सा घालमेल है। तो मुझे लगा था कि मैं इस पे एक उपन्यास लिखूं, तो ये उपन्यास लंबा सा बड़ा मोटा उपन्यास बना है, और इसका नाम है स्वांग रखा। ये भी पटना आते आते मेरे को तय हुआ। पहले मैंने फिर भी जय हिंद रखा हुआ, और फिर भी जय हिंद से मैंने छोड़ा कि कवियों जैसा, कविता के 2 ऐसे हैं, शायद अरुण कंवल का ही है लगभग जय हिंद, या शायद उनका है विनोद कुमार शुक्ल जी का है लगभग जय हिंद। तो मुझे नहीं, एक तो ये बड़ा आसानी से हमारे यहाँ हिंदी में बड़ा कमीनापन है, सॉरी मुझे क्षमा करेंगे वो गलत शब्द हो गया, पर है वही जो मैं कह रहा हूँ। तो इसमें आपके पीछे कौन क्या पड़ जाए लेके, केस तो सब उधर से ले लिया, उधर से ले लिया, इस तक पे पहुंच जाते हैं आदमी कि वहां से इन्होंने तो वहां से ले लिया, उनका टॉप हेडिंग मार दिया, उनकी किताब का हेडिंग मार दिया। तो मुझे नहीं,
जो बिल्कुल मेरी उससे दो ही चीज जुड़ती हैं, या तो फिर भी जय हिंद या लेकिन जय हिंद और या फिर स्वांग। तो मेरा 7वां उपन्यास स्वांग, 7 उपन्यास है। सर, अगर नरक यात्रा की बात करें तो नरक यात्रा में आपने अस्पताल के खामियों को इतने तीखे व्यंग से सामने लाके रखा है, और गरीबों की स्थिति पे भी तो उसकी पूरा आपने मार किए दिया है सामने लोगों के। साहित्य जगत ने इस उपन्यास को तो खूब आपकी पीठ थपथपाई, लेकिन ये कितना मुश्किल रहा होगा चिकित्सा जगत से, क्या आपको वही हौसला अफजाई मिली इस उपन्यास के लिए? क्योंकि अपनी जहां आप काम कर रहे हैं उसकी कमियों को उजागर करना एक जिगर की बात है। अधिकतर लोग अपने कार्य क्षेत्र को छुपाते हैं कि उसकी खामियों को, तो ये कितना मुश्किल रहा आपके लिए? ज्यादातर ये उपन्यास डॉक्टरों ने पसंद किया। हाँ, मैं पहली बात तो आपकी होता हूँ, मेरे से कितने डॉक्टरों ने लाके और साइन करवाए हैं कि सर इस पे आप डिस्कस करें, मैं खरीद के तो रखा हुआ हूँ, आप साइन करिए। और लेटेस्ट कहूँगा तो अभी 6 माह पहले एक देखिए, मैं नाम बहुत भूल जाता हूँ तो मुझे क्षमा करेंगे, और ये बुढ़ापे की निशानी, बचपन से भूलता हूँ, है ना, मुझे मेरे बुढ़ापे पर जोड़ी है ना। मैं एक आजकल 2-3 ग्रुप बने हैं जो कहानी को आपके सामने पढ़ते हैं, कोई बाकायदा स्टेज से। और तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में अभी नरक यात्रा का एक ग्रुप ने पूरा वाचन किया था। उन्होंने मुझे बुलाने की कोशिश भी की थी कि सर आप आए, और उस दिन रहें, तो मेरे पास समय नहीं था। पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली ने भी सुन के और उसको अप्रिशिएट किया। वहाँ के सारे टीचर्स थे, वहाँ के बच्चे थे, और 1000 की क्राउड होगी उसके अंदर। स्टेडियम में किया उन्होंने, 2 घंटे का प्रोग्राम किया। उन्होंने मेरा उपन्यास का वाचन किया, उसमें से चीजें निकाल के पढ़ा, और लोगों को बहुत मजा आया, क्योंकि सबने देखा है। आप अगर आप देखिए, इसमें हम होता कहाँ है मैडम के, अगर मैं कोई एक बड़ा ऐसा यहाँ खड़े होकर और वहां के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं तो बहुत बड़ा हूँ और ये सब बड़े नीचे हैं, जो नीचे हैं, ऐसा नहीं। मैं अपने आप को उसमें जोड़ के जब लिखता हूँ तो ये कायदे से हर्ट नहीं करती, मैं सत्य बोल रहा हूँ। और कटु सत्य कटु हो सकता है, पर कटु सत्य को एक मजे लेके आप बोल के देखिए, आमतौर पर लोग अप्रिशिएट करते हैं। मुझे इसका कभी विरोध हुआ हो। और जितना, एक और बात है, जब से मुझसे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि सब आजकल के ज़माने में जब फेसबुक है, जब इंटरनेट है, जब 50 चीज़ें हैं, तब आदमी क्यों पढ़ेगा आपकी चीज़ें? पर मैं उल्टा बोलता हूँ, और ये सर आजकल तो यंग जनरेशन पढ़ती नहीं है, नए बच्चे तो पढ़ते ही नहीं हैं, इनको कोई साहित्य का शौक ही नहीं है। मैं इससे डिफर करता हूँ, क्योंकि जब जैसे जैसे ये इंटरनेट आया, जैसे जैसे फेसबुक वगैरह चीज़ें आई, व्हाट्सएप आया, वैसे वैसे मेरी किताबों की बिक्री बढ़ी। और उसके मूल में ये फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह भी है, किसी ने किताब पढ़ी। और आजकल बच्चों में बहुत है, आपका ही बच्चे हों या आपके भाई बहन हो, देखेंगे वो लोग किताब पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं, फिल्म पढ़ते हैं, रिव्यू करते हैं, या स्टार रेटिंग देते हैं कि ये फिल्म देख सकते हो, और 2 स्टार है, 2.5 स्टार है। ये यंग बच्चे कर रहे हैं, आपको शायद पता भी ना हो। हमारे जो हायर सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं बच्चे, और 11th में पढ़ रहे हैं, और 12th में पढ़ रहे हैं, और BA कर रहे हैं, ये किताब भी पढ़ लेंगे। तो मेरे बहुत से फोन ऐसे आते हैं, तब रात के 12 बजे कोई फोन कर रहा है कि सर मैं सॉरी, आप सो रहे होंगे। मैंने कहा सोते ही 12 बजे क्या सोते थे? नहीं सर, मुझे लगा कि मैं कल सुबह तक वेट नहीं कर सकता, तो मैं कह दूं आपने अद्भुत लिखा है उपन्यास, और सर आप सो जाइए। आप कह मेरे तुम हो कौन? तो पता नहीं सर, मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, मैं IITian हूँ, मैं अमेरिका से बोल रहा हूँ कभी। और वो सब वो बच्चे जो 20 से 35 साल, मैं इनको मेरी उम्र के हिसाब से मैं उनको बच्चे कहूँगा, 20 से 35 साल के लोग हैं जो फोन करके आपसे कहते हैं। तो मैंने उनसे फिर पूछना चाहा कि आपको कैसे, आप कहते हो आप अमेरिका में, आपको कैसे पता था हमारा एक उपन्यास आया है? तो उन्होंने कहा सर हमारा एल्यूमनी है, हमारा बैचमेट्स हैं, और हम लोग जब शेयर करते हैं किताबें भी शेयर, जिसमें आपकी इस किताब का किसी ने बहुत
गहराई से जिक्र किया था, कहा था इसको पढ़ना चाहिए। हम यहाँ वहाँ किताब पढ़ते रहते हैं, किताबें चीजें हैं। और मैंने अपने रिव्यू पर किया है इतने सालों को, तो ये ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन में आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती है कि पढ़ने वाले। हाँ, ये जरूर है कि आप धोखा इन चीजों में नहीं दे सकते। अच्छी चीजों की तभी चलेगी। कोई आदमी ने गलत चीज रिकमेंड कर दी तो अगली बार उसका रिकमेंडेशन कोई नहीं सुनेगा। तो आप अच्छी किताब हो, तो मेरी तो नरक यात्रा की सबसे ज्यादा एडिशन अभी इसी बीच आया, 12 की सबसे ज्यादा एडिशन अब आने लगे। ये पागल खाना जो आपको मैंने हिम्मत की है दिलवाने की, ये बेहद कठिन उपन्यास है, बेहद कठिन उपन्यास है, लिखने के लिए बहुत कठिन था। हिंदी में ऐसा नहीं लिखा गया, मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि इस उपन्यास में कोई नाम नहीं है। तो आप पढ़ेंगे सर्वनाम में उपन्यास है, वह वे वो 6-7 पात्र पर सब वह वे हैं। अब आप पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन क्यों ना होगा कि यार कौन से वाले वह की बात हो रही है, ये वह कौन सा वाला है, ये वह कौन सा वाला है, और वे कौन सा वाला है। आपके सारे उपन्यास में एक पात्र का नाम नहीं, तो 6 पात्र 6 पागल हैं, उनमें से एक का भी नाम नहीं है। जो कुछ हो रहा है स्थितियां हैं और बातें हैं, और कठिन सा है। इसमें फैंटेसी के प्रयोग, देख फैंटेसी, छोटी छोटी फैंटेसी तो हिंदी में लिखे, पूरा उपन्यास अगर एक फैंटेसी में आप रचने की कोशिश करते हो तो बहुत कठिन चीज है, बहुत कठिन चीज है। और इसको लिखते लिखते के दौरान मैं डिप्रेशन में चला गया था कि उसमें इश्यूज ऐसे हैं कि मुझे लगता था कि क्या है आप लिख रहे हो। तो इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे, पर मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये उपन्यास भी जब आया था तो आम जो व्यंग पढ़ने, जो मेरे व्यंग से उम्मीद करते हैं बहुत मजा आएगा, हाँ ये होगी, मैं अकेले पढ़ता होगा तो भी लोग हंस रहा होगा, तो लोग कहेंगे तुम पागल हो गए, क्या हंस रहे हो अकेले बैठे बैठे। पर ये उपन्यास वैसा है नहीं। ये उपन्यास बहुत दूसरे किस्म की बौद्धिक एक्सरसाइज अपने, पर इसको अगर आप जरा उतर गए गहरे तो आप आज की दुनिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से समझ पाएंगे कि आप कितने खतरनाक समय में जी रहे हैं। अभी आप जो सोच रहे हैं कि सब अच्छा है, ये सारे बड़े मॉल और ये सारी बड़ी चीजें, इनकी तह में क्या खलबला रहा है ये आपको पता नहीं। और जब तक आप ऐसी चीजें पढ़ेंगे और गहरे में नहीं उतरेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या चीज है। तो ये उपन्यास मैंने उस तरह से लिखा और बड़ी मेहनत से लिखा था, और थैंक्स टू फेसबुक और इस तरह की चीजें ही कि इस उपन्यास ने गति पकड़ी। जब लोगों ने शुरू में, तो जिन्होंने 12 पढ़ा था उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने क्या इसमें तो कोई मजा ही नहीं आ रहा, इसमें कोई हंसी की बात नहीं हो रही है, ये तो कुछ है ही उस तरह की चीज नहीं है। क्यों, हमें भी अधिकार है, हम कुछ अलग भी लिख सकें यार, हमें थोड़ी हम हाँ ही करेंगे। हम भी कभी, हास्य भी एक बड़ा गंभीर काम है, हंसना और हास्य की चीजें लिखना ये छोटी चीज नहीं है। हमारे रविन्द्रनाथ त्यागी सबसे बड़े ह्यूमरिस्ट हम मानते हैं, अपने समय के हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि हास्य लिखना सबसे कठिन है। हास्यास्पद आमतौर पर हो जाएगा आदमी हास्य लिखते हुए, और हमारे यहाँ इसीलिए ज्यादातर व्यंग, जो सो कॉल्ड व्यंगकार है, जो कुछ भी लिखते हो व्यंग का नाम कहते हैं। आप तो पढ़ते हैं, अखबारों में रोज देखते हैं, वो एक सामान्य लेख भी होता है संपादकीय, उसको भी कहना चाहते हैं कि देखिए हमने ये व्यंग लिखा है, तो व्यंग तो है नहीं वो। ऐसे लोग सबसे ज्यादा हास्य के विरोध में, क्योंकि उनसे एक विटी सेंटेंस क्रिएट नहीं होता, बना नहीं पाते। एक विटी सेंटेंस क्रिएट करना, एक ऐसी चीज बोलना कि आपको बेसाख्ता हंसी आ जाए, मजा आ जाए कि यार क्या बात, इस चीज को ऐसा भी कहा जा सकता, ये टेढ़ी भी कही जा सकती है, ऐसी भी कही जा सकती। जैसे मैंने एक लेख में लिखा था, जहाँ शुरू करता हूँ कि कुत्ता पालने की दुविधा। तो मैंने अमेरिका में जब अवार्ड मिला था तो मैंने सोचा यार अमेरिकन बैठे, चाहे मेरे इंडियंस ही हैं, पर ये 40 साल से अमेरिका में बैठे हुए हैं, इन्हें क्या किसी और व्यंग से मजा आएगा। तो मैं जब सुबह घूमने निकला था, वहां पे देखा लोग कुत्ता घुमाते हैं। वहां कुत्ता घुमाना अपने आप में भयंकर एक्सरसाइज है। वहां का कुत्ता आपको कुत्ता बना के छोड़ता है इतना आसान नहीं है वहां कुत्ता बनाना, कुत्ता लेके घूमना। वहां एक कुत्ते के पीछे जो आदमी चलता है वो एक खुरपी लेके चलता है, तो एक खुरपी टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है प्लास्टिक का, और एक थैली लेके चलता है। वो वॉक कर रहा है, पर उसके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जहां वो कहीं टॉयलेट कर देगा, कुछ लैट्रिन कर देगा, खर्च बेचारा उठा के उसमें डालेगा, वरना हेवी पनिशमेंट्स हैं। तो अलग किस्म का देश है वहाँ कुत्ते से, और बहुत लोग पालते हैं वहाँ, क्योंकि आदमी अकेला है और उसे प्यार करने वाले नहीं बचे। अगर बच्चे भी आपके निकल गए 17-18 साल में, 16-17 साल में,
तो एक आदमी बच्चों से तो होता है। आप जैसे उम्र बढ़ती है, जो हमारे कहते थे ना कि सब मूल से ज्यादा सूद में मजा आता है, तो मेरी तो अभी नातिन है, तो मैं देखता हूँ ना कि आपको जो उसके साथ आनंद आता है, वो 1 घंटा आप जब बिताते हैं उसके दिन भर में, उसके साथ अलग अलग बैठ के, उसका आनंद कहीं भी किसी भी आनंद से बहुत अलग है। तो वहां इस आनंद से वंचित हैं लोग, आमतौर पर वंचित। हिंदुस्तानी भी फिर भी कैसे भी करके उस चीज को करे हुए हैं, उनके बच्चे साथ रहते हैं आमतौर पर आमतौर पर वहां ऐसा नहीं। तो वहां कुत्ते पालते, और कुत्ते से ज्यादा प्यार करने वाला आदमी जानवर नहीं है। जो आप अगर इतना प्यार देते हो तो इतना प्यार देता, आपको पलट के देता है। तो मैंने कहा मैंने तो कुत्तों की रचना थी संयोगवश, तो मेरे को उन्होंने रचना पाठ के लिए भी कहा कि 2 रचनाएं सुनाइए। तो मैंने एक रचना कुत्ता पालने सुनाई चाहिए, तो सारे अलर्ट हो गए, कहा ये मतलब ये हम जुड़ने को तैयार इससे कुत्ते वाली रचना से। तो मैंने जहां से शुरू किया कि मेरे घर में पत्नी के साथ बहस होती रहती है कि कुत्ता पाला जाए कि नहीं। तो मेरी पत्नी कहती है कि तुम्हारे रहते इसकी जरूरत नहीं है। तो यहां से शुरू की। तो ये अब ये सेंटेंस एक जो आपने एक विधि लिखा, ये आसान नहीं है। इस तरह की चीज को ये इसे हम लोग कहते हैं हवा में गांठ बांधना। हवा है, हवा में गांठ बांधना है। कहां से किसको पकड़ोगे और कहां घुमाओगे कि आनंद आ जाए। तो ये जो ह्यूमर है, ह्यूमर बहुत कठिन चीज है, पर ह्यूमर ही सब कुछ नहीं दुनिया में। तो ये पागलखाना भी एक चीज है। तो इसको यहाँ से ले जाए तो पढ़िए, और अगर मुझे कोई बताएगा कि उसे कैसा लगा तो मुझे बहुत, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत से लिखा। मैं अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ चीज मानता हूँ तो मैं इस उपन्यास को मानता हूँ। मैंने बहुत मेहनत, बहुत निचोड़ जो मेरे जीवन समझ में आया, हिंदुस्तान समझ में आया, जो बुढ़ापा समझ में आया, जो चीजें मैं समझ में आई, मैंने इसमें बाजार के बहाने लिखी। तो सॉरी मैं ज्यादा बोल देता हूँ, आपका प्रश्न। हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपको ही सुनने के लिए हम यहाँ हैं। तो सर ये जो पागलखाना उपन्यास है आपने बाजारवाद पे लिखा है, तो सर हम एक सही है डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट के रूप में हमें बाजारवाद मिला है और हर कोई अपनी कंदरा में जी रहा है। तो एक लेखक के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हम एक निराशावादी युग में चले आए हैं? आपने भी कहा इसे लिखते वक्त आप बहुत परेशान हुए, तो एक निराशावादी युग में आ गए हैं कि कोई आशा की किरण अभी भी है? आप क्या सोचते हैं? इस उपन्यास का अंत मैं नहीं डिस्कस करना चाहूंगा, कि मैंने बड़ी मेहनत से आशावादी एक अंत यूं ही आया था। मैंने कैसे किया है वो अंत, उसकी बहुत तारीफ हुई, उसके अंत की सबसे ज्यादा तारीफ, उपन्यास से ज्यादा उसके अंत की तारीफ हुई। तो मुझे भी ये जो आप प्रश्न कह रहे हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि सारे अंधेरों के बावजूद कहीं है रोशनी की गुंजाइश, और हमेशा रहेगी। ऐसा असंभव है कि चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन जाए, बहुत सारे रोबोट ही सारे दुनिया पे कब्जा कर लेंगे, वही चलाने लगेंगे, आदमी किनारे हो जाएगा। रोबोट में सब है पर इमोशंस नहीं, और आदमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इमोशन। मैं मानता हूँ एक आदमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका इमोशन, वो भावना है। भावना के बिना आदमी मशीन ही, फिर तो उतना काम तो मशीनें में आजकल बहुत सारा काम करने लगी हैं कि आपके फ्लोर साफ कर दें और सब। इसके बियॉन्ड जो होता है, जो अपने साथियों के लिए दोस्ती, पत्नी के लिए प्रेम, बच्चों के लिए प्रेम, माँ बाप के प्रति एक प्रेम और दूसरी किस्म के जुड़ाव महसूस करना, और फिर और व्यापक दायरे में आप गए तो समाज और अपने शहर से। आप आज जब जाते हैं, और जहां मैं कुछ दिनों पहले जब पद्मश्री मिलता है तो क्या है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, है ना। तो वो फिर गांव में जहां आप कभी पढ़े थे प्राइमरी स्कूल में, वो भी बुला के आपका सम्मान करते हैं। तो उस गांव में जहाँ कहीं मेरे पिता डॉक्टर थे और मैं 6वीं 7वीं 8वीं पढ़ता था, वहाँ के स्कूल ने मुझे बुलाया। तो मुझे तो बस दुनिया में घूम के आया, पर जब भांडेर गया और उसमें की गलियों से गुजरा, बहुत सारी चीजें बदली नहीं थी। पुराना जो आपका बाजार होगा उसे तोड़ फोड़ किए ही रहते। तो आपको जितना आनंद, जो नॉस्टैल्जिया का सुख होता है, जो नॉस्टैल्जिया का सुख है, जो मेरे को भांडेर में जाके मिला और देख के बस मुझे लगा, मैंने उनसे कहा भी, वहां मन से भी कहा
कि मेरे को पद्मश्री सम्मान में जो आनंद आया होगा उससे 100 गुना आनंद मेरे को भांडे में आपने मैं बुला लिया और मैं पुराना स्कूल देख पाया। और अब तो ये जो इमोशंस हैं ये आपके आदमी होने की गवाही है। तो जब तक ये है तब तक आशा है, तब तक आशा है। आप जब कहते हैं निराशा, देखिए क्या है, व्यंग पर तो बहुत आरोप है कि आप तो हमेशा नेगेटिव है। आपको दुनिया में हमारी माँ कहती थी कि सयानक हुआ घूम ही बैठता है, तो व्यंग का तो सयानक हुआ है, हमेशा वहां बैठेगा जहाँ घू है। तो पता उल्टी सीधी बातें सोचते हो, नेगेटिव ही सोचते हो, दुनिया में इतना अच्छा भी हो रहा है। तो डॉक्टरों पे हम तो दोनों चीज हो गए, डॉक्टरों पे भी सारे बीमारी की बात करते हैं, ये तो बीमारी की बात कर रहे हैं, तो बीमारी में ही जी रहे हैं। ये इस तरह से भी हमारे धंधे को देखा जा सकता है, हमको देखा जा सकता है कि आप डॉक्टर है बीमारी की बात करते हैं। पर हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसमें पहला WHO की डेफिनेशन है हेल्थ की, वो है इट इज नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ द डिसीज। स्वास्थ्य जो है बीमार ना होना स्वस्थ होना नहीं, बीमार ना होना स्वस्थ होना नहीं, स्वस्थ होना है इट इज ए कंप्लीट स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, अब तो चीजों सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये 4 चीजें तक नहीं आप हेल्दी नहीं है। आप अगर सोशली जुड़ नहीं पाते सोसाइटी से, उसके लिए सोच नहीं पाते, आपको फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो आपको पता नहीं है कि जो आग लग रही है जिसकी आंच अभी आप महसूस नहीं कर रहे, आपके पड़ोस में आग लगी हुई है और आप सोसाइटी की परवाह नहीं करते, तो तब तक आप हेल्दी नहीं, फिर आप बीमार आदमी है। तो ये WHO कह रही है, WHO में यह है कि आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना है, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होना है और सामाजिक रूप से आप स्वस्थ होना चाहिए। आपके इंटरेक्शंस बड़े परफेक्ट होना चाहिए, तब आप स्वस्थ हैं। तो पता नहीं क्या बोला तो कहाँ जाके ये वाली बात आ गई। पर ये जो है चीजें, तो नेगेटिव डॉक्टर भी नेगेटिव नहीं, डॉक्टर चाहता है कि आपकी कम से कम मैं एक पक्ष तो ठीक कर सकूं, शारीरिक और मानसिक। और हम तो ऐसे डॉक्टर हैं जो तीनों पक्षों पे आपसे बात करते हैं, स्पिरिचुअल भी जाते हैं। और मैं वहाँ का एक बदनाम डॉक्टर हूँ इस मामले में कि मैं एक फिक्स है नंबर के मैं 20 से ज्यादा मरीज की OPD नहीं करूँगा। VIP आएगा तो इमरजेंसी अलग बात है, गरीब हो गया कोई और गांव से उठा के लाए तो वो अलग बात है। पर आमतौर पे मैं चाहूंगा कि मैं आज की OPD 20 की है तो 20 देखूंगा और इन 20 को मैं तबीयत से देखूंगा, इनका सब समझने की कोशिश करूंगा। आते हैं ओल्ड लोग आते हैं, देखिए ऐसे लोग आते हैं, डॉक्टर भी बड़ा है, बहुत हम ब्लेस्ड हैं कि हम डॉक्टर, हम ये कहेंगे खासकर अगर डॉक्टर हैं और लेखक भी हैं, तो मेरे से तो ब्लेस्ड कोई है ही नहीं। क्योंकि मैं मानता हूं कि एक अच्छा डॉक्टर ही एक अच्छा इंसान, एक अच्छा, उल्टा भी ले लो, एक अच्छा इंसान ही अच्छा डॉक्टर हो सकता है। और एक अच्छा डॉक्टर अगर आप हैं तो आपको बहुत संभावना है कि बहुत अच्छे लेखक होंगे आप। और उल्टा चलिए कि एक अच्छा लेखक अगर आप हैं तो आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, क्योंकि अच्छा लेखक बिना संवेदना के बनता नहीं। आप में जब तक तड़प नहीं है दूसरे के लिए, मतलब मैं देख नहीं रहा, मैं लिख रहा हूं और बिन्नू की शादी नहीं हो रही है जो 35 साल की हो गई, घर की एक लड़की है 12 मासी का पात्र है, या मेरी एक माँ है जो पैरालिटिक है 18 साल से, ये हमना मरब का पात्र है जो एक कमरे में सीमित हो गई है, जिसकी टट्टी पेशाब दूसरे लोग करवाते हैं, वो माँ है। जब तक आप उसकी काया में, पर काया प्रवेश की जो कला कहलाती है, आप उसकी पर काया में, उसकी काया में प्रवेश करके आप उतने ही दुखी महसूस नहीं करेंगे जैसे कि आप 18 साल से पैरालिसिस में पड़े हो। तब तक आप उस जगह टच नहीं कर पाएंगे लिखते हुए कि पाठक उतना ही उद्वेलित हो जाए और परेशान हो जाए आपका वो पात्र। मेरा अपना सोचना हमेशा है कि आप का जो पात्र है वो किताब बंद करने के बाद पाठक के जीवन का हिस्सा हो जाना चाहिए। आपकी माँ जो जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो वो उसकी माँ जैसा तक पहुंच जाए तब आनंद है। मुझे तो बहुत सारी स्त्रियों ने पूछा जो लेखिका है कि आपने जैसे बिन्नू का पात्र खड़ा किया, या आप एकदम स्त्री की मानसिकता में पहुंचे कैसे? एक लड़की जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसको
हर 1-2 महीने में कोई देख के जाता है? वो तैयारी होती है पूरी, होता है हमारे कर्मकांड गांव में बहुत होता है, होता ही था एक जमाने में, बहुत जबरदस्त होता था। अब थोड़ा विद्रोह होके लड़कियां बाहर आई हैं, तो आते हैं वो, फिर देखने वाले आते हैं, उनके साथ 2 और आदमी आएंगे, सारा मजा लेके जाएंगे, उनका खूब सम्मान होगा। उस दिन पड़ोस से सोफा एक नया उधार में लेकर रखवा लिया जाता है, कुछ पर्दे बदल दिए जाते हैं घर के, सब होता है। और वो जाके वहां से एक पोस्ट कार्ड डाल देते हैं कि लड़की पसंद है। वो लड़की जो बार बार रिजेक्ट की जाती है, ऐसे लोगों द्वारा जो खुद रिजेक्टेड मान लगते हैं, जब आते हैं तो उनकी शक्ल, उनकी अकल, उनकी बातचीत, उनका जो स्थान है वो कुछ भी नहीं, पर वो लड़के हैं, लड़के वाले, हमारे लड़के वाले आए, लड़के वाले आए। तो लड़के वाले जो हैं वो हर बार एक लड़की को रिजेक्ट करता है। उस लड़की की मानसिकता क्या होगी, बोलेगी नहीं, वो चुप, माने एक चुप रहने वाली लड़की, उसके मन में कैसी खलबली, उसके मन में क्या बीत रहा है, ये आप जब उसमें अंदर एंटर करते हो, तो जो आपके मैंने कहा ना कि मैं पागल कथा लिखते हुए खुद डिप्रेशन में चला गया, तो इसलिए कि आप हर पागल के साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो खुद को, आप वहां उतर रहे हो कि एक आदमी इसमें है जो अपनी स्मृतियां तलाश, एक पागल ऐसा है, घर वाले, और उन सबको वो पागल है उनके घर वाले पकड़ के ले जाते हैं कि सर आजकल बाबूजी ना उनके उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं, इनका ये डरे रहते हैं, ये शाम से सारे दरवाजे बंद करा देते हैं, खिड़की कोई आ ना जाए, उन्हें लग रहा है कि तुम्हें पता नहीं है, देखना सरकार कब्जा करने वाली है, तो तुम बेवकूफ हो, तुम बैंक से सब पैसे से निकलवा लो, तुम्हें क्या है आज। और सही बात भी, देखिए जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, क्या कर लिया आपने, क्या कर लिया आपने उस दौरान जब आपको पैसे नहीं थे, आप बैंक वालों के हाथ जोड़ते रहे, 20,000 निकलवा दो कैसे भी है, तो ऐसे ही होता रहा। तो क्यों नहीं, हम कहते हैं क्यों नहीं, एक पात्र अगर ये सोचता है रिटायर्ड है, उसकी कुछ पूंजी है बैंक में जमा है और वो डर है उसको, क्या एक दिन सरकार ये कह सकती है कि हमें भाई देखो आजकल बहुत पुल टूट रहे हैं, तो हम 5 साल बाद आपका दे देंगे, हम 5 साल के लिए बैंक से आपको पैसा नहीं निकाल देंगे, आपका जो एफडी है वो हम पुल बनाने में खर्च करेंगे, और इसको एक राष्ट्रवाद का नाम दिया सकता है बाजार को, ये राष्ट्र के लिए आप वितरण नहीं कर सकते, आपका एफडी पड़ा हुआ है तो आप क्यों परेशान हो, हमें भी पुल बनवाने हैं, पूरा राष्ट्र चमाचम हो जाएगा, आप इसको तो सोचिए। तो बाजार कहां तक पहुंच गया है, कैसे, तो वो एक आदमी डर रहा है कि बाजार वहां तक भी पहुंच गया कि जहां ऐसे, ये जो सरकार है या कोई सी भी सरकार है, आपको भ्रम है, मेरे को तो बहुत स्पष्ट है, और आप इसके उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा। हमें लगता है कि हमने मुख्यमंत्री चुना, हमें लगता है हमने प्रधानमंत्री चुना, हमें लगता है हमने अपने एमपी चुना, आप नहीं चुन रहे, आपको गलत समझे। आपको लगता है कि अफसर जो है पोस्ट हुआ, आपको लगता है वो चीफ जस्टिस एक बना दिया गया, आपको लगता है फलाना हो गया, बड़े सटल वे में बाजार इसको सेटल कर रहा है, अब पता नहीं उसके कितनी चैनल्स, कितने हाथ है, बाजार सीधे खड़े होते नहीं है। तो बाजार से हम जब इस उपन्यास की बात करते हैं, मुझे कहा था उन्होंने बाजार तो बहुत जरूरी है, दुकानें तो बहुत जरूरी है, आप फिर बात समझी नहीं मेरी, मैं आपको बाजार की बात ही नहीं कर रहा। जब बाजार, तब हम इसे बाजार और बाजारवाद, बाजार जरूरी है आपके लिए, होना चाहिए, घर नहीं कैसे चलेगा, आपको सामान क्रय विक्रय करेंगे तो धंधा चलेगा और चीज होगी। पर इसमें एक चैप्टर है शुरू किया कि ये उस समय कहानी है जब बाढ़ का पानी आपकी गलियों में आ गया और आपने इसका उत्सव मनाना शुरू कर दिया कि देखो नदी मेरे दरवाजे आ गई, आपको कितना व्यवस्था सरकार की कितनी जबरदस्त, क्या तो हम इसमें वाटर स्पोर्ट्स करेंगे, हमारे बच्चे इसमें तैरेंगे, हमारे, और फिर ये ऐसा करके उपन्यास शुरू है, उसमें कहीं है कि ये उस समय की कहानी है जब इस बात का उत्सव मनाया जाने लगा था कि बाढ़ का पानी, और फिर वो धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ता है और ऊपर जाता है, जब आपके घरों में घुसने लगता है, जब बाजार आपके संबंधों में घुस गया, आपको पता नहीं है। आज के बच्चे जब प्रेम करते हैं, वो वैलेंटाइन डे पे, आजकल चलो छोड़िए बेचारे उन बच्चों की छोड़िए, मुझे क्षमा करेंगे, आप में से बहुत से अपने पति से या पति अपनी पत्नी से कह सकता है कि आज वैलेंटाइन डे था, तुमने मुझे कार्ड नहीं दिया, क्योंकि प्रेम का तरीका ही भी है।
इतना बड़ा पैरामीटर, इतना बड़ा एक नापने की नपनी तय कर दी बाजार ने कि यार क्या बात करते हैं आप, आपने मुझे कार्ड नहीं दिया, कहते हैं हम दोस्त हैं आपके, तुम साले मेरे बेटे हो, फादर्स डे पे मुझे भूल गए। मैं सुबह से सोच रहा था फादर डे पे तुम्हारा कम से कम व्हाट्सएप का मैसेज तो आएगा, पर तुमने तो फादर डे पे भी याद नहीं किया। तो हमने कुछ दिन फिक्स कर दिए मोहब्बत के, सही, अपनी भारतीय संस्कृति तो थी नहीं, है ना? नहीं तो है ना, उससे मतलब नहीं। अब हम कहते रहे, पर ये संस्कृति से नहीं है। संस्कृति में क्या चलेगा ये भी बाजार तय कर रहा है। अगर राई नाच चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं और बाजार में बिकता है तो राई नाच चलेगा, दूसरा नाच नहीं चलेगा। कौन सा नाच चलेगा कौन सा नहीं, कौन सी चीजें चलेंगी कौन सी नहीं, बाजार तय कर रहा है। किस चीज में कौन सी चीज वायरल हो गई, बड़ा अच्छा शब्द आया वायरल हो गई, वो सब जगह हो गई, बाजार तय कर रहा है। तो बाजार ने आपके संबंधों में बाजार घुस गया, आपके धर्म से बड़ा कोई बाजार नहीं। एक बहुत बड़ा बाजार है धर्म, तो धीरे से बाजार धर्म में चला गया, जिसमें बड़े आश्रम बन गए और उनके इतने बड़े होर्डिंग लगते हैं। जब आते हैं कोई महाराज शहर में, तो जितने उतने होर्डिंग लगते होते तो मुख्यमंत्री के लगते होते हैं, तो प्रधानमंत्री आए तो उसके ही लगते। तो ये सब कहाँ से, इतना बड़ा होर्डिंग बनने में पैसा लगता है ना। इतने लोग जो हजारों इकट्ठे हो जाते हैं उनका प्रवचन सुनने और सब, कहीं से पैसा तो आता होगा। तो ये सब पैसा बनाने की कलाएं। तो अंततः अगर पैसा ही बनाना आपका जीवन रह गया है और इसमें दिनों दिन बच्चे, आपके यंग बच्चे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता आजकल, वो उनको संबंध के लिए समय नहीं है। आज के तारीख में जो यंग जनरेशन के बीच में संबंधों की क्राइसिस हो रही है, सबके बीच में अगर आप जाएंगे तो बाजार है। तो मैं बाजार को वहां जाके देखता हूँ जब बाजार ने आपकी पूरी नियति तय कर दी, जब बाजार ने आपके विचार पे कब्जा कर लिया, आपकी स्मृतियों पे कब्जा कर लिया। अब आप वो नहीं सोचते जो आपको सोचना है। अगर आपने गांव का सोचा और किसी ने कहा अच्छा बड़े दकियानुसी आदमी, तुम गांव की अपनी बात करते रहते हो, दुनिया वहां से बहुत आगे जा चुकी है, तुम ये क्या गाँव लगे। तो आप धीरे धीरे उस स्मृति को भूलने की कोशिश करोगे, अपनी कमजोरी मानोगे। क्या ये बड़ी कमजोरी मेरी था, मैं गाँव के बारे में सोचता था, मैं उस नदी के बारे में सोचता हूँ जहाँ मैं खेलता था, मैं उन पेड़ों के बारे में सोचता हूँ, समराई के बारे में सोचता हूँ, मैं कैसा है पिछड़ा। आपका जो स्ट्रेंथ थी, आपकी जो ताकत थी, आप उसे धीरे धीरे बाजार के फेर में आके कमजोरी मानने लगे। तो इसमें एक पात्र है जिसकी स्मृतियां गुम जाती है और वो मॉल में ढूंढ रहा है, पूछने गया है सब कहीं मेरी आप क्या लेने आए, वो कहते नहीं मेरी यहाँ स्मृति कहीं गुम हो गई बाजार में। तो बोलते सर स्मृति का तो कोई स्टोर नहीं है। तो आप और वो स्मृति के बहाने बड़ा लंबा चैप्टर है। ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ वो डायलॉग्स में है, या वो जो आदमी है जिसको लगता है मेरे घर में कोई घुस जाएगा और कब्जा कर लेगा, और आपको भ्रम है कि आपके पास सब कुछ है, आपका कुछ नहीं है, कुछ भी कुछ हो सकता है। वो एक ताला खरीदने पहुंचता है कि कोई ऐसा ताला दो जो बंद कर दो तो कोई घर में ना पाए, उस बहाने से। तो इसमें कुछ पागल है अलग अलग किस्म के। एक की स्मृति चली गई है, एक सोचता है कि मैं नहीं, ये भयंकर सीन है ये जहाँ सब कुछ बाजार तय कर रहा है, मैं एक नई दुनिया बनाऊंगा, तो सुरंग खोदना शुरू करता है और सोचता है एक जगह सुरंग ऐसे खुलेगी कि मैं नया संसार वहां होगा। जो लोग क्रांति वाले हैं, जो सपने देखने वाले, वो इस तरह की बात सोचते हैं कि कोई सुरंग मिलेगी, एक कुछ ऐसा होगा जब एक नया संसार हम बनाएंगे। ऐसा एक पात्र मैंने क्रिएट किया। मेरे एक ही पूरा उपन्यास छप गया तो मुझे पढ़ने के बाद लगा कि यार मैंने 5-6 बार रिवाइज किया इसको कि मेरी कितनी बड़ी गलती, उसमें स्त्री पात्र नहीं, मतलब इतना बड़ा हिस्सा मैंने छोड़ दिया। वही कमजोरी इस उपन्यास की। मैं पढ़ते वक्त ये सोच रही थी, आपने सोचा होगा कि भाई ये स्त्री इसमें क्यों नहीं दिखी? इसमें स्त्री नहीं है और स्त्री बाजार से सबसे ज्यादा प्रभावित थी और पता नहीं क्या हुआ। हम तो फिर कहेंगे निश्चित ही उस दौरान पर ही पागलपन रहा होगा कि हमसे इतना बड़ा हिस्सा छूट गया कि हमने स्त्री को नहीं ले पाए। और जबकि मेरे मन में कितना कहना था कि बाजार ने स्त्री के साथ क्या किया और स्त्री को कैसे बदला,
और स्त्रियों कैसे इस्तेमाल किया बाजार में। तो ये सर अगर रही थी कि बाजारवाद का सबसे ज्यादा असर क्या पुरुषों पे ही पड़ा है? नहीं आपने स्त्री को इसमें नहीं, रखा ही तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा इसमें आप जब तक आत्मालोचना नहीं कर स्त्री को इसमें रखा ही तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा इसमें आप जब तक आत्मालोचना नहीं करना जानते अपने ही काम की, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपसे जो गलतियां होंगी अगली बार ना होगी, तभी तो आप समझेंगे। मैंने नरक यात्रा उपन्यास में एक भी स्त्री पात्र नहीं। नरक यात्रा में उड़ता उड़ता से कुछ नर्सें हैं, कोई पात्र मेन स्त्री नहीं है। पर तब मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, तब मेरा स्त्री की समझ नहीं थी, यूं कहते शादी हुई नहीं थी और प्रेम संबंध में थोड़ा बाद में पड़ा मैं, तो मैं मेरे पास वो अनुभव नहीं थे स्त्री के। तो ये फिर आप हवा में नहीं चीजें लिख सकते। आपके पास अपनी माँ को देखा था और अपनी बहनों को देखा था, और मैं थोड़ा अलूफ किस्म का इंसान होता था तब मैं, कि मेरे पिता की मृत्यु जब मैं 9वीं क्लास में था तब हो गई थी। तो एक मेरे को घर में एक पिता वाला रोल दे दिया गया था। तो आप अपना बचपन तो नहीं कहूंगा, पर किशोर अवस्था भूल गए आप एक डायलॉग बहुत अच्छा था जो बॉबी फिल्म में था, कि जो उसको प्राण हड़काता है। मैं नहीं कितने लोग फिल्म के शौकीन है, पर उसके डायलॉग जेने लिखे थे। वो डायलॉग बहुत अच्छा था कि तुम्हें बेटा पता ही नहीं है उन बच्चों का जो बचपन से सीधे बुढ़ापे में कदम रखते। तो मैं वाला बच्चा हूँ, है ना। मैंने बचपन से सीधे बुढ़ापे में कदम रखा था। वो जवानी क्या होती है, वो किशोर अवस्था क्या होती है, वो माँ बाप से जिद करके चीजें लेने की क्या होती है, उसका सुख कभी नहीं मिला, हुआ ही नहीं, अवसर नहीं मिला, क्योंकि पिता अचानक उनकी डेथ हो गई। ही वाज 42 ईयर। और मेरा एक भाई 5वीं में पढ़ता था, एक 3री में पढ़ता था। एक बहन की शादी नहीं हुई थी। उसी बहन का कैरेक्टर शायद मेरे 12वासी में आया, जिसकी बहुत देर बाद शादी हुई और बहुत सारे लोग देखने आते थे और मना कर जाते थे। तो कहीं मन में मेरी बहन होगी, वो जो मैंने बहन को साइलेंटली देखा है, केवल अंदर सफर करते हुए कि शादी नहीं हो रही और लोग रिजेक्ट कर रहे। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगी। जब मैं 12वीं पढ़ रही थी तो वो जो बिंदु का चरित्र या रज्जो जो माँ है, तो आपके उपन्यास में जो पूरा व्यंग पढ़ा जा रहा था, मारक व्यंग है उनके जीवन शैली का बुंदेलखंड के, लेकिन जब बिंदु का चरित्र आता है तो आप बिल्कुल एक संवेदनशील लेखक हो जाते हैं। वो हम बताइए आरोप है और पर क्या आप संवेदनशील, अदरवाइज नहीं व्यंग तो संवेदन का खेल है। परसाई जब कहते हैं कि व्यंग, वो व्यंग है ही नहीं। अगर व्यंग की तह में आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो करुणा की अंतर्धारा अगर नहीं बह रही है तो व्यंग नहीं, वो फिर कुछ और है। मतलब मैं मान के चलता हूँ कि आप जहाँ मेरा एक बहुत मजेदार सीन भी पढ़ रहे हैं, मजे लेके पढ़ रहे हैं, वहां फिर और गहरे जाइए तो उस दृश्य की कोई करुणा है जो होनी चाहिए। इसमें कोई डिफिकल्टी, कोई मुश्किल है एक व्यंग्यकार को एक संवेदना को परे करते हुए हर चीज पे, जो ये सामाजिक समस्या है कि लड़कियों की देरी से शादी हो रही है, 5 सालों के लिए बहुत, मतलब पढ़ते पढ़ते आंखें भर जाएंगी। वो व्यंग्य की किताब उपन्यास में जब आप पढ़ेंगे कि वो 5 साल वो लड़की बैठी हुई है, उसके बाल सफेद होते जा रहे हैं, चेहरे में नीरवता छा रही है, एकदम दिल अंदर से बिल्कुल, हम पढ़ते वक्त दिल कचोट सा जाता है कि ये स्थिति है। और ये सर वहाँ पे आके बिल्कुल एक लगता है एक संवेदनशील, ऐसा लगता है कि मैं दी की कोई उपन्यास, उषा किरण खान का कोई उपन्यास वहाँ पे पढ़ रही हूँ जब रज्जो माँ और उनकी बात आती है, बिंदु की। तो एक व्यंग्यकार के लिए क्या मुश्किल होता है एक ऐसी सामाजिक स्थिति को देखते हुए, लड़कियों के स्पेशली, कि वो भावनात्मक रूप से वहाँ पे अपने आप को व्यंग्य के तौले से उसको अलग होना पड़ता है क्या? नहीं होना पड़ता। मैं आपको फिर यहाँ पर हम परसाई का लेखन पूरा भूल रहे हैं। एक होता है व्यंग, एक होता है हास्य व्यंग। आप पठनीयता बढ़ाने के लिए, थोड़ा मजा लेने के लिए बड़ी बात भी हंसी में कहने की कोशिश करते हैं। और एक होता है बिल्कुल विशुद्ध व्यंग। विशुद्ध व्यंग में जहाँ पर आप बेहद संवेदनशील होकर किसी इशू को व्यंग्यकार की भाषा में बात करते हैं। परसाई के बहुत सारे अकाल उत्सव से लेके उनके बहुत ऐसे लेख हैं जो विशुद्ध व्यंग हैं, जहाँ आप हंसने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने खुद के लेखन से बोलूं, देखिए मैंने
एक मतलब वैसे आमतौर पे लोगों से कहते हैं कि आप रचना सुनाइए, तो लोग फटाफट रचना सुनाते हैं। मेरे को तो अपनी याद नहीं रहती। कवियों के पास होता है वो खट से हर अवसर के लिए उनके पास अपनी ही कोई रचना याद रहती है और सुनाते हैं। पर मैं आपको एक रचना का एक छोटा सा सुनाने की कोशिश करूंगा, वो मुझे याद है और वो आपकी बात का उत्तर है, इसलिए सुनाने की कोशिश करूंगा कि उसमें कहीं जब मैंने एक कवि सम्मेलन में जाता नहीं, एक बार मुझे कहीं बुला लिया था इंडो पाक मुशायरे में इंदौर में। वहाँ एक खेल प्रशाल है, करीब 6000 लोग बैठ सकते हैं। उस दिन 8000 लोग करीब बैठे हुए थे। बड़ा तगड़ा मुशायरा था। मैं पहली बार इतनी बड़ी क्राउड सामने, इस क्राउड को फेस करना आसान है और वहाँ 8000 बैठे हैं जिसमें 6000 बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज के और उसके बच्चे। रात के 11 बजे कवि सम्मेलन शुरू हो रहा है और कुमार विश्वास उसको करने वाले और सारे दिग्गज मंच पर हैं। मैं एक ऐसा आदमी जो मंच का नहीं, और मैं कुमार विश्वास का मुझे शुरू पढ़वा दीजिए क्योंकि ये लिखे जाएंगे शुरू में क्योंकि मैं पता नहीं क्या पढ़ूंगा, मुझे क्या मालूम कैसा पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा। और नहीं मैं वही कह रहा हूँ। तो मैंने फिर उसने मुझे सब अपने से ठीक पहले पढ़वाया, मतलब 8 लोगों को पढ़वा दिया। रात के 2 बजे मेरा नंबर आया। अच्छा हमें तो आदत नहीं है 10 बजे 10:30 सो जाएगा आदमी, नींद आ रही है, आप ऐसे करके तो वहां शुरू हुआ। फिर मैंने कहा यार अब मैं पढ़ता हूँ तो पढ़ता ही हूँ मैं। तो मैंने पहले कहा देखिए मैं आप बहुत सोच के आएंगे, ज्ञान चतुर्वेदी हैं, बैंकर आ रहे हैं, कुछ मजे की चीज सुनाएंगे। मैं आपको ऐसी चीज सुनाता हूँ जिसमें गारंटी है कि आपको हंसी नहीं आएगी। तो पहला चीज है आपको इसका सोचिए हंसी नहीं आएगी, पर ये गारंटी है कि अगर आप सुन लेंगे थोड़ी देर तो ये रचना आपको 6 महीने सोने नहीं देगी, ढंग से आपको परेशान करती रहेगी। तो कहिए तो पढ़ता हूँ। और फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो मैं उसमें से एक मैंने उसमें क्या मैंने एक छोटी छोटी कथाएं लिखी थी, प्रश्नवाचक कथाएं। हमारे क्या बच्चों का होता है, एक बच्चों को पढ़ाना है जो 4वीं 5वीं 3वीं बाद 2री क्लास वाले बच्चे होते हैं ना, कि अच्छा बताओ, फिर इसमें प्रश्न आते हैं। एक कहानी होती है कि और ज्ञानू और ध्यानु नाम के 2 बकरे थे और बीच में पड़ गए और एक वो, तो आप बताओ ज्ञानू ने ध्यानु के साथ क्या किया, वैसा ऐसा क्यों उसने वो पीछे नहीं हटा तो क्यों नहीं हटा, ऐसे वाले प्रश्न थे। तो मैंने कहा कि मैं आपको कुछ प्रश्नवाचक कथाएं सुनाऊंगा। एक छोटी कथा मुश्किल से 2 पंक्तियों की या 3 पंक्तियों की होगी, पर उसमें जो प्रश्न निकलेंगे उसमें फिर प्रश्न सुनाऊंगा, वो लंबे हैं और वो प्रश्न ऐसे हैं जिनमें उन्हीं प्रश्नों में उत्तर भी नहीं थे। तो आप केवल प्रश्नवाचक कथाएं सुनिए। और मैंने उनसे कहा था कि ये सांप्रदायिक दंगों को लेकर मैंने लिखी कि सांप्रदायिक दंगा जो है वो एक हमारा राजनीति का एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। मतलब ये जो होता है ये ऐसा नहीं है जो ऐसी हो जाता है। बाकायदा इसकी योजना बनानी पड़ती है, इसके लिए बाकायदा अरेंजमेंट लगते हैं, सामान लगता है, मैन पावर लगता है और फिर ऐसा होता है। तो मैं उसकी एक कथा सुनाता हूँ जो मैं आपको जो आपकी बात का उत्तर है कि कैसा बिल्कुल गंभीरता से बेहद संवेदनशील बात करता हूँ। मैं उसमें 2 कथाएं सुनाता हूँ छोटी। एक थी कि कथा यूं है कि 2 आदमी आधी रात को सुअर खोज रहे थे। सुअर मिले तो काट के मस्जिद के सामने डाल दिया जाए। सुअर नहीं मिला तो दूसरे आदमी ने पहले से पूछा यार सुअर नहीं मिला तो उसने कहा कि फिर हम गाय को काट के मंदिर के सामने डाल देंगे, दंगा तो होगा। ये कथा। अब प्रश्न इसमें से ये उठता है, बताइए कि ये किस धर्म के आदमी। दूसरा प्रश्न उठता है कि बताइए कि धर्म का सुअर और गाय ने बिगाड़ा क्या है। फिर तीसरा प्रश्न उठता है, अगर ईश्वर गाय और सुअर बनाना ही बंद कर दे तो फिर ईश्वर को तुम याद कैसे करोगे। क्या बात है। ऐसे और भी इसमें 2 प्रश्न याद नहीं आ रहा। इससे एक और बहुत मार्मिक जब बात करते हैं, बहुत मार्मिक इसमें कथा है कि शहर में दंगा हुआ, शटर गिरे, भगदड़ मच गई, दरवाजे बंद हो गए, गलियां सुनसान हो गई और सुनसान ऐसी गली में भटक गया एक
छोटा सा बच्चा तुतलाता, मम्मी मम्मी तुतलाता, एक बिल्कुल नन्हा सा बालक भटक गया। कैसे भटक गया? अरे जब बड़े लोग भटक गए तो ये तो बहुत छोटा सा बच्चा, ये भटक गया। और तभी गली के दूसरे सिरे से दंगाइयों की भीड़ आ गई और वो नादान बच्चा अंकल अंकल कहता हुआ दंगाइयों की तरफ ही चल पड़ा। कथा ये। अब प्रश्न ये है कि उस बच्चे का क्या होगा? पहला प्रश्न आता है, उस बच्चे का क्या होगा? फिर दूसरा प्रश्न है, उस बच्चे को मारकर दंगाई उस दिन अपने घर गया कैसे? तीसरा प्रश्न है कि जब बच्चा को मार देता है कोई दंगाई, तो क्या वो जिंदगी भर अपने घर जा पाता है वापस? क्या बात है। और एक और प्रश्न है कि जब बच्चा मारा जाता है तो ईश्वर जिंदा कैसे रह जाता है? अभी इसमें कहीं कोई हास्य नहीं, इसमें कहीं कुछ नहीं, इसमें बहुत करुणा है, पर ये व्यंग के तरीके से लिखी करुणा है। तो मैंने जो चीजें बेनू के चरित्र की लिखी, या हमनावर पढ़ेंगे तो उसमें जो लकवे में पड़ी माँ है जो पूछती है, देखिए उसमें कितना कितना मार्मिक उसका एक डायलॉग है उसमें, कि जब बंटवारे की बात आती है तो बाद में बुला के अपनी बहू से पूछती है कि बिन्नू सावित्री, हमें ये तो बताओ जी, हमारा पेशाब का बर्तन पेशाब करवाते हैं, ये किसके हिस्से में जा रहा है? तो बंटवारा हो रहा है, तो इसको कोई लेगा कि नहीं लेगा इस वाले बर्तन को, या ऐसे ही रह जाएगा? तो ये जो एक डायलॉग है केवल, पर इसमें जितनी उस माँ, उस औरत की जो 18 साल से पड़ी हुई है, जिसकी टट्टी पेशाब वो बड़ी बहू कराती है, आप उसकी तरफ से सोच लीजिए और इस डायलॉग को सोचिए। तो और ये आम तौर पे कोई और नहीं लिखेगा, ये व्यंगकारी लिखेगा, मैं ये कह रहा हूँ। इसलिए मैं व्यंग लिखने को बहुत कठिन चीज मानता हूँ, आसान नहीं है। व्यंग को मैं कविता के बहुत करीब मानता हूँ हमेशा। ये कविता में ये माना जाता है अच्छी कविता है तो उसमें आप एक शब्द अलग नहीं कर सकते। अगर आप एक शब्द, इसमें मतलब एक शब्द फालतू नहीं आ सकता था कविता में, अगर एक शब्द भी फालतू आया तो कविता बिखर गई। और एक शब्द अगर गलत आपने काट दिया, निकाल नहीं सकते। तो कविता बड़ी परफेक्ट चीज होती है इस मामले में। तो बड़े कवि जो हैं, आप चाहे उठाएं तो रामचरितमानस से लेके और निराला तक आए, निराला से लेके आपके पंजाब के, अगर पटना के कहें या इधर के कहें तो अरुण कमल तक आए। आप आइए उस कविता में देखिए, एक छोटी सी कविता हमारे भोपाल के भगवत रावत होते थे, उनकी तो मृत्यु हो गई। कितनी बड़ी चीज उन्होंने इन लोगों के लिए लिखी है, जो आज की तारीख में बाजार से ही लेंगे तो उन्होंने लिखी 3 पंक्ति कविता है उनकी, 4 पंक्ति की। ये बड़े बड़े, आप जाते हैं ना किसी के बड़े घर में, इतना बड़ा सारा ड्राइंग रूम, और घर में घुसे तो घुसने की बड़ी लंबी ड्राइव, बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई है, और अंदर ऐसा मार्बल और बड़े बड़े मोटे लकड़ी के दरवाजे, और जो होता है भव्यता का और ऐश्वर्य का जो प्रदर्शन होता है। तो उन्होंने उस पर फिर लिखते हैं वो, हमने उनके घर देखे हैं, देखिए सुनिए, पर हमने उनके घर देखे हैं, घर के अंदर घर देखे। ये है दिखता बाहर से घर, पर इसमें हर एक के अपने घर, डिवाइडेड है फैमिली। घर के अंदर घर देखे हैं, हमने उनके देखिए भाई एकदम, हमने उनके घर देखे हैं, घर के अंदर घर देखे हैं, घर में भी तलघर देखे हैं, हमने उनके डर देखे। अब ये छोटी सी 4 लाइन की कविता है जो एक इस तरह के आदमी और इस तरह के ऐश्वर्य के पीछे जने कितनी चीजें बता रहे हैं कि जब धन आता है तो कैसे फैमिली डिवाइड हो जाती है, जब धन आता है तो कितने डर रहते हैं, जब आप छिपने के लिए भी तलघर बनाते हैं। इतने बड़े घर में क्या छिपना है, तो बहुत अद्भुत घर है। आप बाहर से आते हो सोचते हो क्या बढ़िया गद्दे वाले वो हैं, यहाँ बैठे वहां नहीं बैठता हूँ, तलघर में जाके चुपचाप बैठता, क्या साला कोई कुछ गड़बड़ करते। तो ये जो चीजें हैं, ये संवेदना जितनी कवि की है और जो शब्द की मितव्यता है
जो कवि की है वो अगर व्यंग में नहीं है तो फिर व्यंग अधूरा है। इसीलिए आपको व्यंग, मैंने जैसे मेरे पहले 2 उपन्यास नरक यात्रा और बारहमासी, ये दोनों उपन्यास लगभग मैंने लिखे और एक बार ऐसी डायरी में थोड़ा करेक्शन लगाया और टाइप होने के दे दिया और छप गए। और बड़े लोकप्रिय उपन्यास हैं और खूब लोगों ने पसंद किए। फिर मैंने हमना मारा, क्योंकि उनका 5 ड्राफ्ट किए होंगे, इसके 6-7 ड्राफ्ट किए, अभी 7वां ड्राफ्ट में अपने नए उपन्यास कर रहा हूं। तो ऐसे क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, 2 चीजें हो रही हैं। मैं आप कहते हैं आप पहले से इतना अच्छा लिख रहे थे तो आप क्या, अब आप कुछ गड़बड़ लिखने लगे, क्या हो गया? दोनों चीजें हैं। आप की शायद समझ अपनी विधा की बढ़ रही है, तो जिसमें लगता है कि अब मैं अगर आज 12 मास लिखता तो मैं इसे और ज्यादा बेहतर लिखता, ऐसा लगता है मुझे, क्यों मैंने तो पढ़ा ही नहीं दोबारा लिखने के बाद। मुक्ति बोध ने किसी भी अच्छी रचना के लिए 3 कला के 3 पल, उनके बड़े मशहूर उनकी ये थ्योरी आलोचना की कि पहला पल वो है जहां आपके मन में कोई रचना कौंधती है, एक इस पर लिखूं क्या मैं बाजारवाद पर लिखूं। एक दिन आपको विचार आया और फिर वो विचार आपको यूं पकड़ ले, लगभग जकड़ ले आपको, कि आप रोज उठे और वो विचार मन में आया, कौंधा बनी, कौंधा और निकल गया। अब उसने आपको, आप लगभग ग्रस्त हो गए उससे, भूत ने आपको पकड़ लिया जैसे, कि अब आपको ये विचार लग रहा है यार इसके बिना अब वो बात नहीं बनेगी कि मुझे इस पर लिखना है कुछ। ये उपन्यास के बता रहा हूं, छोटी रचनाएं हो सकती है, कविताएं हो सकती है। तो पहला पल है कि कोई ऐसा विचार कौंधे जो आपको पकड़े और फिर आप उससे छूट ना पाए, बल्कि उसकी जकड़न में आपको आनंद आने लगे। हाँ, मतलब आप छूटना नहीं चाहते उससे, अब आप कुछ समझना चाहते। फिर आता है दूसरा पल, जब आप इसे अब आप कुछ लिखने में, कविता लिख रहे हैं तो कविता में, उपन्यास लिख रहे हैं तो उपन्यास में, कहानी लिख रहे हैं तो कहानी में, जो भी आप मूर्ति भी बना रहे हैं तो मूर्ति में आप उसको तब्दील करने की कोशिश करते हो, उस विचार को उस रचना में। ये दूसरा पल है। और तीसरा पल वो होता है जहां आप उस जो दूसरा पल में जो आपने रचा है उसे आप देखते हो कि ये वैसा बना पहले पल जैसा या अभी नहीं बना। तो दूसरा पल में आपको हो सकता है 10 बार तलाशना पड़े, चीजें तलाशना पड़े, जब तक आप तीसरे पल तक नहीं पहुंच पाओ। ये एक आम लेखक की वो होना चाहिए, पर हम आज बड़ी जल्दी का समाज है। अगर मेरा अखबार वाला कहता था कल तक उपलब्ध दे दोगे क्या, कोई हमें कल फलाना दिन शिक्षक दिवस है तो शिक्षक पे कोई दे दोगे क्या? ना डूबने का समय उस विषय में, ना कुछ, इसमें आप इसी में तीनों पल गुजार दीजिए 1 घंटे में तीनों पल से गुजर जाइए और कुछ लिख के हमें दे दीजिए। ऐसा जब चल रहा है तो आप जब उपन्यास लिखते हो या कुछ लिखते हो बहुत धैर्य के साथ और पूरी आत्मालोचना के साथ, छपने के बाद भी जब मैं पढ़ के गलती निकाल सकता हूँ कि मेरे इसमें स्त्री पात्र रह गया आने से, तो आप अपनी रचना को जब तक, मतलब तो इतने आत्मबुद्ध लेखक भी मैंने देखे हैं, आप कह तो दीजिए कि आपकी रचना में आप चढ़बटे हो, क्या बात करते हैं, आपको आता है, आपको आप समझते हैं बात को, हमें बताने को आएगा, हमें समझा, क्यों नहीं समझाए? आपने हम पे लिखा है यार, आपके पास तो हम है ना, तुम लेखक को ठीक है, पर हम तो शिकायत कर सकते हैं कि तुमने हमको वैसा नहीं लिखा जैसा हमें, तुम चूके गई, तो हम क्यों ना बोले तुमसे कि तुम चूके यार। तुम कहते हो कि नहीं, तुम तो भैया सब जानते हो, तो बताओ तुमने मेरा ये पक्ष क्यों नहीं देखा, तुमने स्त्री पक्ष क्यों देखा, तुमने क्या समझा? तो तुम समझे ही नहीं पूरा, तो हम बता रहे तुमको कि तुम यहाँ चूके ताकि आगे ना चूको। तो ये जो चीज है, ये आत्मालोचना जब तक नहीं आती, आप अपने लेखन में आपका कद बढ़ता नहीं। हम अपने बुढ़ापे के बारे में कहते हैं, बूढ़ों के बारे में, कि कुछ लोग हैं जो उम्र के साथ बड़े होते हैं और कुछ लोग हैं जो केवल बूढ़े होते हैं, बड़े नहीं हो पाते। तो आप, महत्वपूर्ण है कि आप उम्र के साथ बड़े हो, एक बड़प्पन आपके अंदर, वो बड़प्पन आपके व्यवहार में आए, आपकी जीवन की समझ में आए, आपकी विधा, अगर आप डॉक्टर हैं तो आप और बेहतर डॉक्टर होते हैं। मैं बहुत मतलब दुखी होता हूँ कि मैं 60 साल की उम्र तक आते आते जीवन को, शायद होता भी है कि आप जीवन को तब समझ पाते हो जब जीवन गुजर चुका हो, आपका निकल गया जीवन, तब समझा यार ऐसा किया होता तो क्या बात है। तो आप जब 60 साल में डॉक्टरी ज्यादा अच्छी समझ लगे, मरीजों को ज्यादा समझ लगे, मरीजों को उतर के समझ लगे क्या बीमारी को पहुंचने के रास्ते और क्या क्या होते हैं,
कि आप डायग्नोसिस तक पहुंचे। आप लिखने में समझ लगे कि यार एक एक वाक्य का, एक शब्द का, एक कॉमा का, एक इन्वर्टेड कॉमा का महत्व क्या है, कहाँ पैराग्राफ बदल देना चाहिए, तो कहाँ पर एक केवल एक दो पंक्ति का पैराग्राफ आएगा, कहाँ पूरा पेज का पैराग्राफ आएगा। ये हर चीज आप धीरे धीरे समझते हो, अगर आप समझते हो तो, अगर आप लेखक के साथ गुरु हो रहे हो तो। अभी मैं जो नया पन्ना लिख रहा हूँ, मैं देखता हूँ ना कि मैं कितनी चीजों, बड़े वाक्यों को कैसे छोटा करें। अब इतनी बड़ी बात, एक इतनी सी बात कहने के लिए मैंने कितना लंबा समय ले लिया। मैंने एक वाक्य इतना लंबा क्यों रचा एक बात कहने के लिए, क्या मैं इसे छोटे में नहीं कह सकता था? तो मैं बैठ के रिवर्क करता हूँ, यार इसको ऐसा होता, ये शब्द यहाँ हटे, ये शब्द यहाँ हटे, और छोटा हो ये हो जाए। ये जो चीजें आती है, तो ये अब इस उम्र में आके आना शुरू हुई थी कि आप संध्या काल आ गया है ना, तो अब क्या करें, पर जितना है उतने में आप एक बहुत और बेहतरीन डॉक्टर हो, आप और अच्छा लिखें। तो मुझे लगता है मेरा आखिरी अभी जो उपन्यास आएगा स्वांग, वो निश्चित बहुत अलग किस्म से अच्छा होगा। सर आपका एक व्यंग्य आलेख मैंने पढ़ा है, अभी यहाँ सारे लेखक लोग हैं, हिंदी में मनहूस होने की परंपरा। तो सर ये क्या एक सर्वे है जो आपने इसे लिखा, और इसे पढ़ते समय तो मतलब हंसी छूटती है और छूटती ही जाती है जब तक आप पूरा नहीं पढ़ते। ये हंस ने छापा था, राजेंद्र यादव जी ने, और उसमें काशीनाथ सिंह ने उस समय काशी का 80 उपन्यास लिखा है, जिसमें इतनी गालियां हैं, और गालियों के बावजूद बहुत अद्भुत लगता है। मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों ने पढ़ा, कितनों को अद्भुत लगा है, कितनों को वो लगा कि बड़ा घटिया है, ऐसा भी कह सकते हैं, पर मुझे तो बहुत अद्भुत लगा था। और मेरे उपन्यासों पर भी आरोप है इस बात का कि इसमें गालियां, हमारा बुंदेलखंड बिना गाली के जीता नहीं। हमारे गाली को गाली की तरह बोलते ही नहीं, गाली की तरह गाली इस्तेमाल कभी नहीं होती। बुंदेलखंड में ये लोक भाषा के सौंदर्य का हिस्सा है, मैं यूं कहूँगा। मतलब स्त्रियां बैठी, पर मैं कैसा कह सकते हैं, आप सब बड़े समझदार लोग हैं कि हमारे यहाँ ये बहुत आम है कि हाँ बेंचों का खड़े रहे तो बेंचों का चले गए। अब ये कोई बहन की गाली नहीं दे रहा है, ये एक अलग ही अपना गुस्सा जताने का है, और प्यार भी है, कहाँ गए थे बेंचों, अब ये भी है। तो अब ये, अब इसको क्या बोलोगे आप, है ना, ये आप बहन की गाली दे रहे हैं कि आप क्या, पर वहां के कहन का ये अभिन्न हिस्सा है, इसको मैं हटा दूं ना उपन्यास में, और मैं कैसा भी करूं, मैं वो स्थिति क्रिएट कर ही नहीं सकता जिसकी मैं उस समय बात कर रहा हूं। तो ये पूरा संभावना इस बात की छोड़ते हुए कि कोई दुश्मन पार्टी आपका हिंदी में बड़ा चलती है सारा। जब मुझे सबसे ज्यादा दुश्मन मेरे पद्मश्री के बाद हो गए, एक तो पद्मश्री मिल गए थे क्या पता नहीं, और मिला तो उसके बाद मेरे मतलब जिनको मैं जानता नहीं था उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया, और लिख के पद्मश्री मिल रहा, ऐसे ऐसे आर्टिकल भी लिखे गए, फेसबुक पे लिखा, अरे यार हम तुमको क्या, तुम्हारी बात का जवाब है ना। पर ये गालियां जो है, गाली नहीं है पहली बात, ये उस लोक भाषा का हिस्सा है। उनके भाषा के उसमें गुस्सा भी प्रकट होता है, प्यार भी प्रकट होता है, व्यंग्य भी आता है, व्यंजना में भी गाली इस्तेमाल होती है। और वो मैंने इस उपन्यास पे जब भावना मार्ग में गालियां थी खासकर, तो प्रभाकर श्रोत्री जी ने उसकी बहुत तारीफ लिखी थी बाद में, पर उन्होंने मुझे पहले बोला बहुत गालियां, तो मैंने सर एक काम करिएगा, इसमें जहां गालियां आप हटा सकते हो हटा दीजिए, और फिर पढ़ के बताइए मेरे साथ इस जगह क्या होना चाहिए ताकि मैं समझ सकूं। उन्होंने 15 दिन बाद मुझे कहा यार इसमें से एक भी नहीं हट सकता, ये गलत हो जाएगा, मैं हटाता हूँ। या मुझे अमेरिका में इसी पुरस्कार मिला था, एक डिंगरा फाउंडेशन अवार्ड है उनका, बड़े प्यार से देते हैं, अमेरिकन बहुत सारे लोगों इकट्ठा करके देते हैं, आप 10-15 दिन अमेरिका में घुमाते हैं, तो और कई जगह आपके भाषण कराते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी में भाषण कराते हैं। आप मुझे बंद करना कर दीजिएगा, हमारा तो बोलना बंद ही नहीं होता, आप संकोच मत पड़ेगा, आप कहीं भी बंद कर सकते हैं, इस तरह के विषय ही है कि कभी बंद किया। तो उन्होंने मेरे को वहां पे जिसने अंतिम निर्णय लिया था 2 किताबों पर, एक यहाँ आ चुकी है निर्मला दुराड़िया किताब थी, एक मेरी किताब थी, ऐसा बाद में पता चला मेरे, और उस पर एक 80 साल की लेडी है वहां पर जिनको निर्णय फाइनल लेना था, उन पर 2 किताबें रिकमेंड करके उनको दी गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया वहां पे कि उन्होंने कहा कि यार इसमें गालियां तो हैं, पर गाली पर कोई मतलब ना तो हट सकती ना उस पर ध्यान जाता, तो ये किताब बहुत अच्छी है। और आप कुछ और सुनाइए। तो नहीं सुनाइए, तो बाकी तो उसमें
ये चीज जो है ना कि वो हिंदी में मनहूस रहने की मनुष्य रहने पर, तो उस समय काशी के 80 पर बहुत सारी लानत मनामत हुई थी काशीनाथ सिंह की, कि गालियां लिख के वो कर रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने पूरे बनारस खड़े कर दिया था। 80 मोहल्ला में ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं, आप कभी जाके देखिए, ऐसे ही बात करते हैं। और उस बात करने का जो आनंद है वो कहीं आप कह, वो अपनी एक अलग ही नीच भाषा, उसमें गाली है ही नहीं। हम मान के चले, मैंने ये लिखा था गाली नहीं है। तो हमारे यहाँ इतना गंभीर मुंह लटका के हिंदी का लेखक बैठा हुआ है, मालूम मातम में आया और लेखक में नहीं आया। हाँ, उसमें बहुत मजे लेके मैं लिखा था हिंदी लेखक का, कि हिंदी के लेखक के लेखन में मातमी चेहरा है। तो जो मातमी चेहरा है वो जो है कि उसमें था एक और, नहीं मैंने एक और लिखा था, सॉरी मैंने इससे हिंदी मनुष्य दूसरे, वो मैंने लिखा था हिंदी में लगोड़ रक्षा, वो था उसमें, ये कई बार छपा था। तो हमारे यहाँ है कि अगर आप मुस्कुरा दिए तो आप यार गंभीर लेखक नहीं हो। आप ऐसा नहीं चाहिए कि बाप मर गया, आप बैठे हैं गोष्ठी में और बड़ी बड़ी गंभीर बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे, चाहे कुछ हंसी की बात हो जाए, पर मैं हंसी की बात पे हंस दिया तो यार मैं बड़ा छिछोरा सा आदमी हूँ, मैं फिर आम आदमी हूँ। आम आदमी हंसता, फिर मैं भी हंसता, तो मैं काहे का लेखक? मैं लेखक तो अलग है, अलग दुनिया से आया था, वो तो उसको कैसे हंस सकता है? तो हमारे उसके उस पर लिखा था मैंने कि मनुष्य, हमारे मनुष्यत को जरूरत से ज्यादा एक अहमियत दी गई है। आप जब मनुष्य तो गंभीरता कहने लगते हो, तो वो भी एक स्वांग है एक तो ये आप गंभीरता का स्वांग कर रहे हैं, बाकी आप वास्तव में मनुष्य हैं, क्योंकि आपसे खुश होते बनता नहीं। सही बात तो ये, और आप बल्कि आपकी जो छोटी मोटी चीजें गंभीरता का नाम देके उसको आप जबरन बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, पेडेस्टल पे बिठा रहे हैं उसको। आपका विचार इतना गंभीर नहीं है, पर आपकी शक्ल इतनी गंभीर है कि सारा विचार अपने बड़ा हो गया। वो जो चीज है वो उस पर लिखा था कि हमारे यहाँ अननेसेसरी उतरा हुआ मुंह और बहुत गंभीर और धीरे धीरे चल रहे हैं, और बिल्कुल जा रहे हैं कि क्या हो गया है, और फिर आके बातें बोल रहे हैं और सोच रहे हैं कि आप हमें बहुत गंभीर विचारक मान रहे हैं, केवल हमारी शक्ल देख के, केवल हमारी फोटो देख के। फोटो खिंचवाता है हिंदी लेखक, तीनों खिंचवाता है, आप देखो ये वाली फोटो है ज्यादातर। एक आध मेरी फोटो किसी ने सामने खींच ली थी और ऐसी छाप दी, मैंने कहा ये मत छापो, ये वाला जो है ना ऐसे ठुड्डी पे हाथ रख के और गाँव किधर कहाँ क्या देख रहा है, क्या होने वाला है, ये बात नहीं छापना यार, और जो छापना हो छापना। अरे खुश रहो ना यार, आज नहीं और नहीं रहते गंभीर रहो, तो जेन्युइनली गंभीर हो तो गंभीर रहिए, पर आप जो बनावट के साथ गंभीर होते हैं और कैलकुलेशन के साथ गंभीर होते हैं। जब मैं देख रहा हूँ कौन मुझे दिख रहा है तो गंभीर हो जाऊं, कौन नहीं देख रहा तो मैं ओछा हो जाऊं, और अकेले दोस्तों के बीच में हूं तो बड़ी अजीब अजीब बातें करने लगूं। तो वो 2 जीवन और 3 जीवन एक साथ जीने की कला वो हमसे नहीं बनती, जैसे हैं वैसे हैं। सर मुझे कहा गया मैं अब अंतिम एक प्रश्न ले लेती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जी। तो सर आजकल 2 चीजें बड़ी मतलब राइज पे हैं, और दोनों विधा, आप लेखक भी हैं, आप हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो ये आप हमें बताएं कि ये पॉपुलर लेखन ये क्या है और आजकल इतने राइज पे है, और दूसरी तरफ मैं फिर ये पूछूंगी हृदय रोग भी बहुत राइज पे है, और 30 साल के लोगों को हार्ट डिजीजेस हो रहे हैं, तो आप इन दोनों से बचने की बात हमें बताएं। देखिए हार्ट डिसीज बचने आप तो बड़ी लंबी हो जाएगी, तो उसको तो अपन छोड़ते हैं, क्योंकि वो तो पूरा एक लेक्चर है जो आप जगह जगह जाके देते भी रहते हैं कि आप हार्ट अटैक से कैसे बचें, और तो उसको तो अपन छोड़ते हैं। हाँ, उसका बहुत मैं मजे लेके सुनाता हूँ लोगों को, पर कई कॉर्पोरेट ऑफिस, कॉर्पोरेट हाउसेज वगैरह मुझे बुलाते रहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ पे बोलने के लिए, तो हार्ट अटैक पे उसमें आता है। पर पॉपुलर राइटिंग, देखिए हमारे क्या है, पॉपुलरिटी को आपकी कमजोर घटियापन मान लिया गया कि जिस लेखक की 1 प्रति ना बिके वो सबसे बड़ा लेखक। मतलब अगर मेरा उपन्यास छपे और 2 आदमी खरीदने ना आए, 2 आदमी पता ना करेंगे ज्ञान चतुर्वेदी ने कुछ लिखा है कि नहीं लिखा, तो मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ। यार क्या है कि पाठक तो है ही मूर्ख, सारा समझता नहीं। हम ऐसी बड़ी चीज लिखते हैं कि हमारी कविता अगर सामने आ जाए तो कहीं कब तक, अरे कविता पढ़ के साला बौखला जाए आदमी, तब कविता है।
वो कहे कि इसका सिर की जगह पैर की, मतलब पहचान ना पाए आदमी कि कौन सा जानवर है जो सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसा लेखन हमसे बनता नहीं। व्यंग पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि बहुत पॉपुलर किस्म की राइटिंग है, पर जब व्यंग ही खुद कविता थी, मंच पर एक जमाने में निराला पढ़ते थे, महादेवी जी पढ़ती थी, बच्चन साहब भी पढ़े हैं, और रमाकांत अवस्थी, हाँ रमानाथ अवस्थी जी पढ़ते थे। ऐसे लोगों ने पढ़ा हुआ है जो बड़ी, नीरज भी फॉर दैट जो बड़ी अच्छी कविता पढ़ते थे। तो कविता का जिसमें सौंदर्य होता था, और कविता उसको सुनते थे, पर धीरे धीरे चुटकुले वालों ने वहां कब्जा कर लिया। उनका कहना ये है कि यही पॉपुलर है, यही पॉपुलर है। हाँ, तो अभी व्यंग में करीब करीब वही दशा आ गई है कि व्यंग में लिखने वाला कहता है, वो अपनी कमजोरी की बात नहीं करता कि मैं इससे अच्छी कविता लिख ही नहीं सकता, इसी में चुटकुले का सहारा लेता हूँ, इसी में कुछ जुमलेबाजी करता हूँ और मैं पैसे कलेक्ट करके निकल जाता हूँ। तो ये पर बोल, मैं लोकप्रिय कवि हूँ, मैं लिख सकता हूँ, गंभीर लिखता नहीं, मैं लोग ऐसी भी लिख सकता हूँ निराला टाइप की, पर हाँ मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि आजकल चलती नहीं। एक बड़ा वर्ड है मंच पे, कौन सी कविता चलेगी और कौन सी नहीं चलेगी, चलना, कविता का चलना। तो ये पॉपुलर होना खराब बात बिल्कुल नहीं। पॉपुलरिटी के लिए समझौते करना लेखन से, पॉपुलरिटी के फॉर्मूले खोजना और एक फॉर्मूलाबद्ध लेखन शुरू करना, ये गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि आपका आप अगर अच्छा लिखते हैं और बहुत पढ़े जाते हैं, क्या बात है, क्यों नहीं होना चाहिए, खूब पढ़ना चाहिए, कि खूब किताब लिखना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदी में लेखन को इससे जोड़े नहीं गया है कि मैं हिंदी लिख के कुछ कमा सकता हूँ, क्या हिंदी में कुछ लिख के मेरा कुछ घर चल सकता है। हम लोग हिंदी को मानते हैं नंदों के शहर में लॉन्ड्री की दुकान खोलना, कि मतलब आप कर लीजिए, आप लिखते रहिए, आपको एक पैसा नहीं मिल रहा, आपको ही बल्कि कोई आके आपकी लंगोट उतार ले जाएगा, क्योंकि वो तो नंगा घूम रहा है, तो आपसे कहेगा अपनी उतार दो, है ना, तो कुछ मिल रहा नहीं आपको। तो हिंदी में आपको पैसा नहीं मिलता, हिंदी में जितना पैसा मिलता है, हमारे पॉपुलर राइटर हैं, काफी अच्छा पेमेंट देते हैं लोग छापने का, पर या कि इतने उपन्यास बिक्री हुए हैं। अब उम्मीद पहली बार बनी है, मेरे 2 उपन्यास, 3 पालखाना भी और 12मासी भी, और बहुत अद्भुत कर रहे हैं बच्चे, यंग है बिल्कुल, वो लोग अनुवाद कर रहे हैं अंग्रेजी में, और अभी से 12मासी के लिए बहुत बड़ा ऑफर है, जबकि उसके भी 4 चैप्टर उन्होंने भेजे बड़े, तो वहां के उसका हम सोच भी नहीं पाते। हमें जितनी दिनों में राजकमल ने दिया हुआ उसका 50 गुना 100 गुना बड़ा ऑफर वो दे रहे हैं कि आप हमारे यहाँ छपाइए ये उपन्यास अपना। तो सोचिए कि हमारे यहाँ हिंदी में ऐसा नहीं, किताब नहीं बिकती, हमें जो मिलता है कहता हमने आपकी किताब खरीदी। अब आप यहाँ जो किताब यहाँ पे कुछ रख के देंगे, इसका हिसाब भी है उनके पास कि नहीं, हमें नहीं मालूम। तो ये बड़े प्रकाशक का बात करो, आज के बाद सबसे बड़ा प्रकाशक हिंदी का, तो प्रकाशन आपको इतना ही बिका, सर क्या करेंगे, या तो आप बैठो और हिसाब के लिए बैठो, तो पैसे नहीं है हिंदी में बिल्कुल भी, अभी भी नहीं हिंदी में। तो इसके बावजूद आप लिखते हो, तो पागल ही आप, क्या क्यों लिख रहे हैं आप, समझ में आता है क्या आप इसके अलावा अंग्रेजी में क्यों लिखते हैं, आप इंग्लिश में क्यों लिखते हैं आपको। पर मेरा सोचना ये कि मैं भी इंग्लिश में लिख सकता हूँ, आती होती अंग्रेजी आपको, पर आप पहले सोचो ये अपनी मातृभाषा में, फिर इसे अनुवाद करो। मैं अपने बड़े बड़े मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, मैं हिंदी में बोलता हूँ, मैं कोई केस प्रेजेंटेशन करता हूँ हिंदी में करता हूँ, और बड़े बड़े दिग्गज लोग बैठे हुए हैं, मैं अपना लेक्चर पूरा हिंदी में देके आता हूँ, और मैं कहता हूँ मुझे माफ करना, मैं सबसे अच्छा इसी भाषा में बोल सकता हूँ, और मैं चाहूंगा कि मेरे मन में जो ज्ञान है वो पूरा उड़ेल दूं, तो इसी भाषा में उड़ेल पाऊँ। मैं अंग्रेजी में कोशिश करूंगा ना तो कुछ चीज चूक जाएगी, पहले मैं अंग्रेजी हिंदी में सोचूंगा, फिर अंग्रेजी में उसका अनुवाद सोचूंगा, फिर उस अनुवाद में बोलूंगा, तो कुछ चीजें हैं जो छूट जाएंगी, और खासकर वो तारतम्य और वो प्रवाह तो छूट ही जाएगा। जो एक मजा आता है लिखने, बोलने में, लिखने में, तो मैं इसलिए अंग्रेजी में नहीं बोलूंगा, आई एम सॉरी। ऐसे ही अंग्रेजी में इसी क्यों लिखा कि लिखना तो आपको उस भाषा में चाहिए जो आपका हिस्सा है, आप मजा आता है, आप वैसे ही लिख सकते हो। और मैं अपने इमोशंस में सबसे गहराई में हिंदी को करीब पाऊंगा और नहीं लिख पाऊंगा किसी भाषा में। अब ठीक बात है, वो इतना फिर गहरा हो जाए कि दूसरी भाषा ऑटोमेटिकली आपका अनुवाद करेगी, कुछ करेगी, ठीक।
समय तो खत्म होने की तरफ इशारा कर रहा है और हमारा मन तो नहीं भरा। सर को सुनना चाह रहे हैं और भी सुनना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, समय की अपनी बाध्यता है। तो मैं अब अपने प्रश्नों को समेटती हूँ। पसंदीदा अंश सर, अपनी किताब का पसंदीदा अंश। इस किताब का क्यों, मैं तो और कुछ एक दो चीजें आती हैं, मैंने ऐसी सुना दी आपको। और आपका मुझे फॉर्मेट नहीं पता क्या है, क्या है आप किताब का अंश उसमें पढ़वाते हैं तो मैं एक आध पेज वो वाला पढ़ देता हूँ, निकालना पड़ेगा, और वरना क्वेश्चन आंसर होना तो क्वेश्चन जैसा आप चाहेंगे आप चाहेंगे। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को मैं समेटती हूँ और आप लोग सर से ये वहाँ देख ले लो। नमस्कार, मैं प्रोफेसर मंगला रानी, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। आप बहुत बोलते हैं और बहुत खूब बोलते हैं। वही मैंने प्रोफेसर से सीखा। मेरा प्रश्न यह था कि आपकी सरसता तो जाहिर हो गई, आपकी संवेदनशीलता भी जाहिर हो गई, आपकी चिंतन की पद्धतियाँ भी जाहिर हो रही हैं। आपकी किताब हमने नहीं पढ़ी, अभी पढ़ूंगी। प्रश्न बहुत सामान्य था कि आप चिकित्सक भी हैं और साहित्य सृष्टा भी हैं, और चिकित्सकों को हम लोग मस्तिष्कवादी समझते हैं और साहित्यकार तो हृदयवादी होता ही है। तो इन दोनों के बीच कभी कोई द्वंद्व होता है, दोनों के बीच कभी कोई प्रश्न होता है, दोनों के बीच कोई संवाद, कैसा संवाद होता है, ये हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग फोरम से 50 बार अलग अलग तरीके से दिया है, तो क्योंकि हर बार एक नई जिज्ञासा है, जैसे आपकी जिज्ञासा अलग है कि एक तो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि डॉक्टरी भी बहुत व्यस्त सा जीवन है, बहुत व्यस्त सा, और फिर आप लेखन जितना प्रोलिफिक करते हो, आपने इतना सारा लिखा है, थोड़ा बहुत शौकिया लेखन तो आप कर सकते हो, पर आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर, प्रोफेशनल लगभग लेखक के बीच में फिर कैसे चीजें बनेंगी। और लेखक के तो हमारे यहाँ 50 वो होते हैं नखरे कि कोई जाके डाक बंगला हायर करके उपन्यास लिखता है। मैंने शिमला में उपन्यास लिखा तो सीमाएं टूटती हैं, रागदर ये हमारे सर ने शियल शुक्ल ने वहाँ पर नैनीताल में बैठ के लिखा। ऐसा ये बड़े लग्जरीज हैं, ये हमें ये नहीं मिल सकती। और मेरे को मन में बहुत पहले सोचना पड़ता है, फिर कोई डिस्टर्ब ना करे, और सब हो तब मैं लिखता हूँ। आप कब लिखते हैं, कई लोग उसके लेखक अपने अपने अलग अलग उत्तर देते हैं। मैं तब लिखता हूँ जब जरा सा समय मिल जाए मेरे को, तो मैं लिखता हूँ। मतलब ये आपको नहीं भी मिले और मिले भी। अब तो मैं फिर भी रिलैक्स हो गया कि मैंने डॉक्टरी रिटायरमेंट के बाद सीमित कर दी कि मैं देखिए अभी भी कम से कम अगर पिछले 2 साल से कहूँ तो मैं 14-15 घंटे काम करता हूँ। मैं शुरू के 6 घंटे अस्पताल जाता हूँ, 7 बजे घर से निकलता हूँ, 1 बजे घर आता हूँ। एक ऐसे हॉस्पिटल काम करता हूँ जहाँ का मैं चीफ फिजिशियन। देखिए मैं कार्डियोलॉजिस्ट, मेरे पास कार्डियोलॉजी कोई डिग्री नहीं है, मैं एमडी मेडिसिन हूँ। और मैंने कार्डियोलॉजी का एक प्रशिक्षण जाके फ्रांस में किया, और फिर मैंने अपने मेरे हॉस्पिटल में एक कैथलैब थी जिसका कि 3 साल पहले खरीद ली गई थी। खरीदने के आप जानते हो बड़ी चीज खरीदने में सबके इंटरेस्ट होते हैं। चलाने का वो सिर पे आ गया कि ऑडिट ऑब्जेक्शन आता है कि आपने 2 करोड़ की चीज खरीद ली और कोई चलाता नहीं है। तो उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा कि दिखाने को तो कि यार हम सब एक को ट्रेन कर रहे हैं और करवाएंगे। कठिन चीज है, आज की डेट में तो हम करें तो हमको जेल में करते कोई। पर आज से मैं आपको, क्योंकि आज के डेट में कहा जाए आप क्वालिफाइड नहीं, आपका डिग्री नहीं है आपने, पर मैंने सेंट्रल इंडिया का पहला आदमी था जिसने एंजियोग्राफी करी, एंजियोप्लास्टी की, पेसमेकर्स लगाए, सारा काम किया। उस लैब में मैं फ्रांस से 3 महीने में सीख के आया था। बाकी मैंने अपने खुद पढ़ के, किताबों को कंसल्ट करके, देख के, कुछ दोस्तों को वहां से बुला के कि मेरे को कुछ दिनों आप करा दो, मैं आपको असिस्ट करता हूँ, मेरी लैब में कर दो। ऐसे करके मैंने कार्डियोलॉजी की थी। पर बेसिकली आज की तारीख में मैं कहूँ तो मैं एक फिजिशियन हूँ, पर मेरे पीछे कार्डियोलॉजी कितना बड़ा बैकग्राउंड है। मेरे पास मरीज कार्डियोलॉजी के बहुत आते हैं। मैंने इन्वेसिव वर्क छोड़ दिया, मैं एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी वगैरह नहीं करता क्योंकि मैं कर नहीं सकता। आज लीगली स्पीकिंग आज नहीं कर सकता, मेरे पास डीएम वगैरह की डिग्री नहीं है। यद्यपि मैं उनसे बेहतर कर सकता हूँ क्योंकि भोपाल शहर के 5 डीएम ऐसे हैं जिन्होंने मेरे से आके बीएचए में सीखी है, मेरे साथ किया है उन्होंने, पर अब मैं नहीं कर सकता। तो डॉक्टरी
मैं इसे एक बड़े हॉस्पिटल में भी हूँ जहाँ पर मैं चीफ फिजिशियन हूँ और कार्डियोलॉजी, तो देखता हूँ मेरे पास एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट अलग से है काफ़ी बड़ा। तो मेरा कम से कम 7 बजे से मैं 12:30 तक काम होता है, 1 बजे तक घर लौटता हूँ। और उस 7 से 12:30 आप ये मानिएगा कि मैं जिसे सांस लेने की फुर्सत नहीं बोलते ना, बस एग्जैक्टली वो मैं एकदम मरीज देखता हूँ। करीब करीब 70 पेशेंट भर्ती होते हैं डिफरेंट वार्ड्स में, फिर ओपीडी करता हूँ, फिर सारे दुनिया के जहाँ के ठुकराए हुए डॉक्टर जो के साथ वो ज्ञान सर को दिखाना है, क्योंकि वो फिर हर आदमी लाएगा तो 6 पुराने डॉक्टरों की फाइलें भी लेके आएगा जिन्हें आपको देखना तो एक बार सर निगाह से, तो आप फिक्स करते हो 20 पेशेंट ही देखेंगे, इससे नहीं देखेंगे, उसको तसल्ली होना चाहिए। और वो जाए तो वो डायग्नोसिस लेके ही जाए, ऐसा ना हो कि वो आए और भटक जाए, और नहीं बने तो मुझसे कह सकूं कि मुझसे ये नहीं बना, तुमको फलानी जगह जाना पड़ेगा। ये मैं कोशिश करता हूँ, ये मैंने इतने साल की डॉक्टरी सीखा के डायग्नोसिस में कैसे उतर के करना। तो शुरू के पहले 5 घंटे बहुत एग्जॉस्टिव होते, 5-6 घंटे, फिर मैं घर आता हूँ, फिर खाना वाना खाया, फिर 1 घंटे अपनी नातिन के साथ खेला, तो वो बड़ा मजा आता है। वो कहानियां सुनती है, अपनी बना के कहानी सुनाती है, 4 साल की हुई है अभी, तो बहुत क्रिएटिव एज होती है बच्चों की वाली, तो वो करता हूँ। फिर मैं अपना आजकल उपन्यास करता हूँ, तो मैं पहली बार जिंदगी में कंप्यूटर में करेक्शंस कर रहा हूँ अपने 6वें अटेम्प्ट। मैं कंप्यूटर का बहुत सेवी नहीं हूँ, कंप्यूटर बनता नहीं मेरे, पर मैंने कंप्यूटर टैबलेट लेके सीखा हिंदी टाइपिंग के लिए। अब मैं इस बार इसी पर करूँगा, तो रोज फिर मैं बैठता हूँ करीब 3-3:30 बजे से, और फिर मैं रात के शाम तक। इसी बीच में आपको पत्नी है, उसे बाजार जाना है, कहीं घूमने जाना है, तो आप चले जाते हैं, पर फिर बैठ के लिखते हैं। ऐसे करके रात के 10:30-11 बजे तक काम करता रहता हूँ, और ऐसे मैं पिछले 2 साल से कर रहा हूँ इस उपन्यास को खत्म करने के लिए। तो खूब इसके बीच में देखिए एक चीज होती है, आपको एक जमाने में तो मैं देखी सर 8 कॉलम रोज लिखता था, 8 कॉलम सॉरी पर मंथ लिखता था। एक मेरा तहलका में चल रहा था, इंडिया टुडे में 2 कॉलम चल रहे थे, शुक्रवार में चल रहा था मेरा, हर साप्ताहिक कॉलम हर सप्ताह एक छपता था, और 8 साल तक लिखा मैं। वो राजस्थान पत्रिका में था, लोकमत समाचार में था, जाने कितने कॉलम लिख रहा था। और आप पर दबाव था, डॉक्टर में डॉक्टर सबसे बीच था, सुबह शाम तक नौकरी कर रहा था। तो क्या होता था कि कभी आप मेरे घर आए तो दिखाऊं आपको, मेरे पास कम से कम 10 डायरी ऐसे रखी हुई। मैं डायरी में एक विचार लिख लेता, जब मन में कोई दिन में कोई भी आया तो आप फट से लिख लो डायरी में कि ये इस पे व्यंग बन सकता है। छोटी सी रचना भी मन में आ गई तो 4-5 लाइन लिख ली। अब हो सकता है आप आज इस्तेमाल करें, हो सकता है आप 2 साल बाद इस्तेमाल करें। आप पलट के देखते थे, मैंने जो लिखा है उनको गोला बना देता था कि गोल है, ये अभी कभी रचना में बदलेगा, और नहीं बना तो उसे काट देता था। ये लिख लिया तो काट दिया, मतलब इसको मैंने इस्तेमाल कर लिया। और ये कला मैंने सीखी प्रेमचंद जी के एक सलाह को पढ़ के। क्यों लिखा था कि आपको लेखक को एक डायरी रखना चाहिए, ये प्रेमचंद का कहना है। हाँ, जहां पर जब कुछ आए उसके बारे में वो उसको लिख ले, उसके काम आएगी। और एक उससे बड़ी बात बहुत बड़ी जोश मलियावादी ने अपनी आत्मकथा में कही, यादों की बात उनकी, उसमें वो कहते हैं कि विचार जो है मुंडेर पर आए हुए पक्षी की तरह है। अगर आप उस समय आप दबोच लें, पकड़ लें तो ठीक है, वरना वो वापस आके आपकी मुंडेर पर बैठेगा, ये पता नहीं। तो आप लिख लें, दबोच लें उसको। ऐसे करके मैं, इसलिए मेरा कोई नखरा नहीं है, जब समय मिला तब लिखता हूँ। जब और डॉक्टरी ने मेरा कभी डिस्टर्ब नहीं किया। डॉक्टरी से तो मुझे इतने चरित्र मिलते हैं, इतने लोग मिलते हैं। जीवन को जितना मैंने डॉक्टरी के जरिए समझा, तो डॉक्टरी ने तो मुझे लेखक बनाया। बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है ये दोनों। और अच्छे लेखक होने के कारण, संवेदना के कारण मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बना, और बहुत अच्छा डॉक्टर बनने के कारण मेरे पास मरीज वो चीजें आके बताते हैं जो किसी और डॉक्टर को नहीं बताएंगे, या किसी घर वाले को तो बताएंगे नहीं। बुढ़ा आदमी आ रहा है, ये घबराए रहते हैं, इनको चक्कर आते हैं, गिर पड़े, 2 बार आते हैं, आप जांच करते हो, कुछ मिलता नहीं है, आप और आराम से उनसे बातें करते हो, कुछ और बातें करते हो उनके। फिर वो एक दिन जब कोई और नहीं होता, वो अकेले होते हैं, वो कहते हैं कि बेटा मेरी समस्या ये है कि जो लड़का आता है ना मेरे, ये जबरन मकान के कागज पे साइन कराना चाहता है, बहुत परेशान। तो आप तब समझते हो कि इसके चक्कर, इसका गिर पड़ना, इसकी घबराहट, ये रात में जो सो नहीं पाता, ये अचानक सांस उखड़ने लगती, इसकी मूल समस्या ये है। तो आप एक नए एक चरित्र की उस गहराई तक डॉक्टरी मौका पटना में
डॉक्टर हुआ करते थे, डॉक्टर जितेंद्र सहाय, जी। अच्छे राइटर और बहुत अच्छा नाटककार थे वो। तो हम लोग एक डॉक्टर और एक साहित्यकार को हम लोग जादूगर कहते थे उनको, मतलब वो तो थोड़ा बहुत छोटा और जी हाथ की ट्रिक मेरे को आती है, उतना Can I just एक कमेंट याद आ गया। आप बता रहे थे ना ये व्यंगकार लिखावट इसमें, मुझे आप एक ही कुंडू का नाम सुने होंगे, जिन्होंने बहुत सी शायरी गजलों का they have he's compiled a lot of work। उनकी एक किताब है तंजिया नज़्में, जिसमें निसब व्यंगकार अकबर इलाहाबादी सबसे ज्यादा, उसमें दाद दहलवी ऐसे सीरियस और बड़े शायर का भी उन्होंने एक व्यंगकार शेर लिखा है जो आई जस्ट वांटेड टू शेयर। ऐसी जन्नत का क्या करे कोई, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई, जिसमें लाखों बरस की हुरो है। So that book has got poetry, and जो आप इसकी बात कर रहे थे ना व्यंगकार, they're very similar। आपको बस measured words है जिसमें you have to express, like surgery, poetry and व्यंगकार, everything is same। One touch here, Yes. and everything is spoken। करेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद। आज की शाम बहुत ही इंटरेस्टिंग रही, कई तरह की बात हुई आज। एंड इस सेशन के अंत में हम अपने हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल चाणक्य एंड मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम का आयोजन होता है। एंड रिक्वेस्ट है डॉक्टर उषा किरण खान से कि वो हमारे अतिथि को एक छोटा सा दे। जी आप और अब रिक्वेस्ट है जस्टिस मिहिर झा से कि वो रानी सुनीता को एक छोटा सा गिफ्ट दें।